हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। तो ये जो भी वीडियो बना रहा हूं ये सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूं, एजुकेशनल है। इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको कौन से शेयर को बाय करना सेल करना, ये नहीं करूंगा, क्योंकि आज टॉपिक है भी नहीं, रिकमेंड करने वाला नहीं है। आज बहुत जानकारी वाला टॉपिक है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आप ट्रेड करते हैं। आप चाहे वो इंट्राडे में करते हैं, होल्डिंग में करते हैं, ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर कुछ भी हो, आपको पता है कि जब भी आपका ट्रेड लगता है तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करने होते हैं। जैसे कि ब्रोकरेज पे करना होता है या आपको एसटीटी वगैरह पे करने होते हैं। कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करने होते हैं। ये सब चीज़ें इनको हटा देते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करना होता है। इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आपने बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि जो भी आप शेयर मार्केट में अर्न करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट का फ्लैट कुछ अमाउंट है जो आपको पे करने होते हैं टैक्स। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको इसको क्लियर करना होगा कि फ्लैट या कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कब तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर नॉलेज लेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे एक्चुअली वो एग्जैक्टली टैक्स किस तरह का टैक्स है और वो क्या लग रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, वो बहुत बेसिक है। स्टॉक मार्केट टैक्सेशन। स्टॉक मार्केट में जो भी आप प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट करने की बात की टैक्स बता रहा हूँ। अगर लॉस हो गया तो टैक्स नहीं पे करना है। पर आप ब्रोकरेज और इसकी बात करूँ तो उसमें तो आप चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो आप पे करते ही है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट हो जाता है, और वो भी प्रॉफिट एक दिन दो दिन का नहीं, जो पूरे साल में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं। आईटीआर जब आप फाइल करते हैं ना, उस टाइम पे अगर देखा जाता है कि टोटल आपने शेयर मार्केट से कितना प्रॉफिट किया है। तो बेसिकली इसमें दो तरह का टैक्स लगता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके कुछ रेट होते हैं जो फिक्स हैं, इतना परसेंट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे आपको पता नहीं होता है पर आप उसके नाम से डरते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो क्लियर थोड़ा करूँ ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से होता है। ताकि आपको अगर नॉलेज रहेगा ना, तो आपको अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ना, अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने का कोई चोरी नहीं होता है, वो सिर्फ नॉलेज होता है। नॉलेज पता होना चाहिए तभी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छिपाना नहीं होता उसको, उसको नॉलेज होता है तभी वो सीए के पास आप जाते हैं, आप सीएस के पास जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते जो आपसे हाइड करके आपको छिपा के कोशिश करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, जिसको देखो ज़्यादा घुमाने का नहीं, सिंपल समझो कि अगर आपने कोई शेयर पे बाय किया है और वो बाइंग करने के बाद जब उसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीरियड सपोज कि 1 साल से अंदर का है, सपोज 1 दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, जितना भी, पर 1 साल के कम का अगर होल्डिंग पीरियड है, मतलब बाय आज किया और 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया, अगर 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आ रहा है तो ये माना जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसमें जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पर यही चीज़ें अगर 1 साल के बाद अगर आपने उसको सेल किया, 1 साल के बाद अगर आप पोजीशन को एग्जिट करते हैं, तो वो माना जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? उसका रीज़न है, सबसे पहली बात इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इसका नेचर जानना पड़ता है कि ये जो गेन हुआ है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा आप उसका रेट नहीं फिक्स कर पाओगे कि कितने परसेंट पे आपको टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि रेट इनका अलग अलग है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है? 15%। फ्लैट 15% आपको टैक्स पे करना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। इसमें कोई एग्जम्पशन है क्या? नहीं है। आपको क्यों नहीं है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल उसी को बोलेंगे जो जिसकी गेन, जिसका होल्डिंग पीरियड मैं बार बार बोल रहा हूँ, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हुआ हो। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसमें जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 10%। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं काम करूँ, मैं अगर मैं इसको बेच देता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर तो अगर आप हैं तो वही कहलाएंगे जो आप डेली बाय सेल कर रहे हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, उसकी मैं अभी बाद में बात करूँगा। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर आप सेल करते हैं
तो बेटर ये है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि 1 साल बाद आप उसको सेल करें, तो सीधा-सीधा 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं तो सीधा आपको 15% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं तो आपको पे करना कितना पड़ेगा? सिर्फ 10%, और उसके भी आप बहुत सारे क्लोजेज हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है वो 15% लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसका 10% लगता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आगे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली ये कैलकुलेशंस किस तरह से होता है। अब आपके दिमाग में पता है क्या एक कन्फ्यूजन होता है? वो कन्फ्यूजन ये आता है कि सपोज़ कि मैंने बीच-बीच में 20,000 कमाया, कभी 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो क्या इसका सीधा-सीधा 15% मैं हर साल गवर्नमेंट को पे कर दूँगा? ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका इनकम होता है उससे आप एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होती है, उस एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट अमाउंट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। आप उसी पे टैक्स पे करते हैं, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, किस तरह का एडजस्टमेंट है वो अगर समझता हूँ। सपोज कि एक मैंने एग्जांपल कुछ लिख रखा है कि जैसे एसबीआई को मैंने 3 अक्टूबर 2025, अभी चल रहा है ये 2025 का, 3 अक्टूबर 2025 को मैंने बाय किया था एसबीआई को। क्वांटिटी कितने से बाय किया था? 720 रुपये से बाय किया था। रेट डिफर है शेयर मार्केट का, एक्चुअल जो उसका शेयर प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिया हूँ। आप कोई से भी शेयर कर ले सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ से बाय किया 3 अक्टूबर को, 720 रुपये से उसको बाय किया। क्वांटिटी मेरा कितना था? 1000 क्वांटिटी। आज मैंने बाय कर लिया और उसको होल्ड करके रखा हूँ। दूसरा एक और लिया था एचडीएफसी का, उसको भी सेम आज के डेट में 3 तारीख को मैंने बाय किया, और उसको किस रेट से मैंने किया था? 1100 रुपये से, 1100 रुपये से बाय किया। और उसकी भी क्वांटिटी कितनी थी? उसकी भी क्वांटिटी सेम थी, 1000 रुपये, 1000 क्वांटिटी। मैंने एक और शेयर लिया था जो एसबीआई कार्ड था, उसका लिया, उसको 749 से बाय किया, सेम क्वांटिटी 1000। अब ये तो बाय हो गया, होल्ड कर लिया। अब इसको मैं 2-3 चीज़ें अब निकालना पड़ेगा कि बाय किया तो सेल कब किया, जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझिए, तो सबसे पहले उसको मुझे डेट एक पता होना चाहिए कि मैंने सेल कब किया। अब सपोज़ कि इसको मैंने 6 जून 2026 को, 25 में मैंने बाय किया था, 6 जून 2026 को मैंने इसको सेल कर दिया। ये सारे शेयर्स, तीनों शेयर जो मैंने 3 अक्टूबर को लिया था वो सारे 6 जून 2026 को मैंने सेल कर दिया। तो एसबीआई का जो मैंने 720 रुपये से बाय किया था उसको मैंने बेच दिया 759 में, और जो मैंने एचडीएफसी 1100 रुपये से लिया था वो 1170 में बेच दिया। मैंने एसबीआई कार्ड लिया था 749 से, उसको 760 में बेच दिया। क्वांटिटी सेम है, 1000 लिया था, 1000 बेच दिया, बाइंग सेलिंग हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या तय करना है कि ये जो ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैंने अक्टूबर से लेकर जून तक का अगर होल्ड किया है, डेट भी 3 तारीख से लेकर 6 जून तक किया है, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो होल्डिंग पीरियड आ रहा है वो 8 महीने का आ रहा है। मतलब 8 महीना है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टैक्स लगेगा ये कौन सा लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? 15%, एग्जैक्टली 15% लगेगा। पर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 15% मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका पूरा? नहीं, मैंने बोला था ना एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा? आपका जो मैंने सबसे पहले जो मैंने बाय किया था 720 से 759 में बेचा उसको, तो उसमें प्रॉफिट हुआ। मुझे उसमें हुआ प्रॉफिट कितने का? अब वो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है तीनों में, दो में देखो प्रॉफिट हुआ है, एक में लॉस हुआ है। लॉस किस में हुआ है? लॉस हुआ है जैसे कि मैंने 1100 रुपये में बेचा था एचडीएफसी वाला, और ख़रीदा था, और उसको बेच दिया था 1070 में, तो यहाँ 30 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब यहाँ का टोटल मुझे 30,000 रुपये का लॉस हुआ। और जो प्रॉफिट हुआ है एसबीआई में और एसबीआई कार्ड में, वो टोटल प्रॉफिट हुआ है 39,000 रुपीज़ का। 39,000 का प्रॉफिट हुआ है, और एट द सेम टाइम मुझे 11,000 का नुकसान भी हुआ है। तो अब ये टोटल जो नुकसान और प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। नहीं देखो, 39,000 तो आपको उसी में हो गया था, किसमें? ये इसमें जो एसबीआई है उसमें हो गया था। तो आपको टोटल मतलब बेसिकली क्या है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। जो नेट जो बचा है वो क्या है? 20,000 बचा है, क्योंकि लॉस तो एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। तो 50,000 में से अगर मैं उसको 30,000 को नुकसान हो गया तो मेरा कितना टोटल बचा? कितना? 25,000। अब जो 20,000 रुपये 20,000 जो बचा है ना, इस पर अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या किया
एक ड्यूरेशन के हिसाब से हमने ये तय किया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पता चल गया कि मैं 8 महीने का होल्डिंग है, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि 15% तो लगेगा। अब क्या किया, दूसरा चीज़ें मैंने जो भी जितने भी शेयर, ये तो मैंने 3 शेयर केवल लिया। अब लाखों शेयर हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, या फिर 3 ही हो सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतना क्वांटिटी में हो, उतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो, बट जितने भी होंगे उसका टोटल निकाला जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ और जितना नुकसान हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, मैं गेन की बात कर रहा हूँ, लॉस में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं ब्रोकरेज वाला पे करना पड़ता है, एसटीटी पे करने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होता है। जितना ट्रांजैक्शन होता है हर ट्रांजैक्शन पे आपको पे करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही टैक्स पे करना है। तो जिस किसी के डाउट होंगे कि क्या मुझे ये जितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, अगर लॉस हुआ तो भी मुझे पे करना पड़ेगा क्या, या फिर केवल प्रॉफिट वाले में पे करना पड़ेगा क्या, लॉस वाले में नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एडजस्ट करने के बाद अगर आपका नेट प्रॉफिट में होता है और वो 1 साल के अंदर का रहता है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 20,000 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना हो रहा है 3,000। ये 3,000 पे करना पड़ेगा। ये कब पे करना पड़ेगा आपको भी पता है, जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे ये इनकम आपका शो होगा। वहाँ पे आपका CA कैलकुलेट करके 3,000 रुपया पे करेगा आपके नाम पे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ कैश में होगा, फ्यूचर में होगा, ऑप्शन में होगा, इंडेक्स में होगा, किस में होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रांजैक्शंस अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं ये अगर आप कैश में करते हैं तो ही ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कैश के अलावा, कैश सेगमेंट के अलावा फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, किसी भी तरह का और जो दूसरे चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स, बेसिकली जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, कॉल पुट जो भी हो, उससे जो इनकम होता है, वो जो इनकम होता है उसको हम बिजनेस इनकम कहते हैं। वो जो इनकम है वो क्या है, बिजनेस इनकम। और ये सीधा सीधा आपके बिजनेस इनकम है। जैसे कि आपको पता है कि आपको ऐसा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो बिजनेस इनकम है नहीं। पर अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, या फिर अगर आप ट्रेड इस तरीके से करते हो तो आपका भी ये जो इनकम होगा ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो बिजनेस इनकम अगर है मेरा ये, तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इसमें नहीं होगा। ये सीधा सीधा बिजनेस इनकम है। आप चाहे आज ही बाय किया, आज सेल कर दिया, आप क्योंकि रीज़न है ना, अगर आप कभी डेरिवेटिव्स को अगर आप बाय करते हो, डेरिवेटिव चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी 1 साल तो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी होती है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस जो आप चूज करते हो, जिसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक ड्यूरेशन में होता है, या तो वीकली होगा या मंथली होगा, जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का रहता है, एक क्वार्टरली बेसिस पे रहता है। तो जो भी एक्सपायरी वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि वो कभी भी 1 साल का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ कैश में, कैश जिसको हम इक्विटी कहते हैं। अगर आप इक्विटी में, इसीलिए मैंने बोला कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उसकी, ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ आगे पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर वो बाद में। अभी थोड़ा एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो आपको वहाँ पे जो, आप अगर डेरिवेटिव्स में किसी तरह का कोई इनकम करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वहाँ पे आपका जो भी इनकम होगा वो सीधा सीधा वो इनकम बिजनेस इनकम में माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजनेस इनकम में अगर वो माना जाएगा तो उसमें टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो सीधा है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका स्लैब के हिसाब से होगा। जो भी टोटल इनकम होगा, जो आपका स्लैब रेट चल रहा है, आप अगर मैन है, वुमेन है, आप किसी तरह का जो भी एज वाला, जो भी जितना आपका इनकम है, जो स्लैब है, वो स्लैब में ही आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। और वो स्लैब के हिसाब से होगा। 5% है, 20% है, 30% है, उसी के हिसाब से होगा। मतलब ये सीधा सीधा ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एक तो क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूचर में या ऑप्शन में अगर ट्रेड करता हूँ तो वो जो मेरा इनकम होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो सीधा एक बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम होगा तो इसीलिए उसका जो भी होगा वो सारी चीज़ें किस में होगा, वो बिजनेस इनकम के स्लैब रेट जो होता है, स्लैब रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे ना 2 तरह का टाइप होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम भी 2 तरह के होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, पहले तो आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये सिर्फ उनके लिए है जो कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और वो भी कैश में उनके लिए जो होल्ड करके काम करते हैं, मतलब इन्वेस्टर।
बेसिकली इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर आप ट्रेडर भी बोल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स। अब उसमें आपको तय करना है कि वो 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। अब दूसरा मैंने बताया कि एफ जो है, एफ या तो फ्यूचर ऑप्शन बात कर रहा हूँ या डेरिवेटिव्स कुछ भी, इसमें जो भी इनकम हो रहा है ये सीधा सीधा कौन सा इनकम माना जा रहा है, ये बिजनेस इनकम माना है। अब बिजनेस इनकम भी 2 तरह का बिजनेस इनकम है। पहला जो होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है और दूसरा होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको हम बोलते हैं जो इंट्राडे इक्विटी में, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सेम डे पे बाय सेल करते हैं। सेम डे पे बाय सेल करते हैं, मतलब बाय किया और सेम डे पे उसको सेल कर दिया, उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको कहेंगे जो जैसे एफ है, एफ में है जो स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, या स्टॉक का ऑप्शन है या फिर इंडेक्स का ऑप्शन है, कोई भी है, डेरिवेटिव से। इवन इफ सेम डे पे भी अगर हो रहा है ना, मतलब डेरिवेटिव अगर है और वो सेम डे पे हो रहा है, तो भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा, वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा। बट अगर वो कैश में है, कैश का अगर सेम डे पे बाय सेल हो रहा है, तो वो कौन सा माना जाएगा, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्या ये एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में अलाउड होगा क्या? देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्लियर होना। बिजनेस इनकम आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम है तो ठीक है। बट ये क्या बिजनेस इनकम में आपको पता है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो क्या वो एडजस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे किस तरह का एक्सपेंसेस एडजस्ट होगा? तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपका ब्रोकरेज लगा है, इंटरेस्ट लगा है, सपोज़ कि आप रिसर्च के लिए कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका आप पे करते हैं, वो भी एडजस्ट होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज पे करते हैं, जैसे कि आप एएमसी वगैरह देते हैं या कोई अकाउंट ओपन करवाने में, किसी तरह का कोई डीमैट अकाउंट हैंडलिंग का अगर कोई, मतलब डीमैट अकाउंट का अगर कोई चार्ज पे कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे लैपटॉप लिया आपने, डाटा सब्सक्राइब किया, कोई डेटा अगर आपने लिया, ऑफिस रेंट पे किया आपने, किसी तरह का, जो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस लेके और वो ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, तो ये जो भी खर्चे हैं ना, ये खर्चे सारे इस इनकम में माइनस होगा, इस इनकम से माइनस होगा। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंसेस, क्या ये एक्सपेंसेस अलाउड है यहाँ पे, कि एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसको अलाउ है। तो जो भी टोटल आपका प्रॉफिट होगा, टोटल जो रिसिप्ट होगा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो जो भी हमारा उसके बाद जो नेट रहेगा उसी पे हमारा ये टैक्स स्लैब के हिसाब से ये हो जाएगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, कैरी फॉरवर्ड के बारे में आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं? कैरी फॉरवर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, जो कॉमर्स से पढ़े होंगे या कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन लोगों ने तो सुना होगा कि कैरी फॉरवर्ड कुछ चीज़ होती है। आपको डेट भी शायद कुछ पता हो, 4 साल 8 साल ऐसे कुछ होता है, इतने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम के लिए होता है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। पर हाँ, कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पे जो टाइप हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह का इनकम है और कैसे हैं, उसको मैं एक टेबल में बता देता हूँ। पहली बात, कैटेगरी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें ये जो नॉर्मल स्लैब रेट है जो उसका 15% या फिर 10%, वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब दूसरा, अगर जो मैं बात करूँ कि टैक्स रेट जो है, वो टैक्स रेट कितना, 10% 15% होता है। एज पर स्लैब अगर मैं स्लैब में जाते हो, अगर बिजनेस इनकम होता है तो बिजनेस इनकम 5% होगा या फिर 30% तक होगा, जितना भी आपका इनकम होगा उसके हिसाब से। एक्सपेंसेस जो डिडक्शन है एक्सपेंसेस का, अगर आप कैपिटल गेन करते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई इनकम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे अलाउड है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी एक रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी रूल है, कि उसमें भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने टाइम से होगा, किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपको जब आप कैरी फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि मुझे कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताइए, आप उसके बारे में डिटेल, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका जो बिजनेस इनकम हो रहा है, जैसे कि एफ में हो रहा है, डेरिवेटिव्स बेसिकली, तो डेरिवेटिव्स में जो इनकम हो रहा है और जो एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 8 ईयर्स तक होगा, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होना है।
पर आपको एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितने रुपये तक का क्या चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। पर ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड का अलग से अगर आपको टॉपिक करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको घुमाऊंगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा बहुत सारी। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर मैं करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाओगे। तो चलो अभी मैं आपको ना एक बार समरी एक बार कर देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और क्या हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहली बात कि मैं उन टैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आप ट्रेड करते हैं उस टाइम जो ब्रोकरेज या फिर एसटीटी वगैरह टैक्स पे करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप जो पे करते हैं वो पे करते हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है 1 साल तक ड्यूरेशन में जो भी आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो ड्यूरेशन के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे क्या टैक्स पे करने पड़ते हैं, कितना टैक्स पे करना है, मैं उसी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो आप होल्ड किया आपने, वो होल्डिंग पीरियड कितना था। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 1 साल से अंदर का होल्डिंग पीरियड अगर होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर वही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किसके लिए हो रहा है? ये सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए हो रहा है। अगर आप ये कैश के अलावा, कैश को बहुत कैश को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी कैश या इक्विटी दोनों में से कुछ ही बोलो। अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं और इसको आप होल्ड करने के, होल्डिंग जैसे आप इन्वेस्टर हैं, तो उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि वो कितने दिन तक होल्ड कर रहे हैं। उसी के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो बिल्कुल वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और ये सीधा सीधा आपका स्लैब रेट पे होगा। मतलब जो भी आपका स्लैब रेट चल रहा है अभी के डेट पे 26 में, 25-26 में जो भी रेट स्लैब रेट है वो इसी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये इनकम जो है ये आपका इनकम कैपिटल गेन नहीं है, ये आपका इनकम बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम उसी के हिसाब से होता है। क्या इसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कितना होता है? 8 साल का होता है। अब कैरी फॉरवर्ड में अगर मैं आपको कंफ्यूज किया ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड सिर्फ प्रॉफिट का नहीं होता। ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें जो सिर्फ उसी से होती है। तो ये आपको जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं इतनी बताना चाह रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको इसके बारे में कितना पता था? क्या आप जानते थे ये चीज़ें? बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग जानते होंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको नहीं पता होगा। और क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको नहीं पता होता है ना और सिर्फ आप ये टैक्स 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 सुनते हो ना कि यार स्लैब आपको सीधा-सीधा आपको फ्लैट इतना परसेंट लगता है, आपको तो सीधा, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो सीधा-सीधा 30% दे देना पड़ता है, इसमें 40%, इसमें 10%। तो क्या होता है ना कि जब आपको पता नहीं होता तो आप कन्फ्यूज़ होते हैं और आपको लगता है कि यार जो बिज़नेस भी कर रहा हूँ ना, जो इनकम हो रहा है मेरा, वो पता नहीं एक टाइम पे तो सब दे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप पहले समझेंगे तो आप नेचर ऑफ बिज़नेस को समझेंगे ना, तो आप उसको सही तरीके से काम कर पाएँगे। ज़रूरी थोड़ी कि उसी तरीके से काम करना है। क्योंकि आपको सारे, देखो गवर्नमेंट जो आपका टैक्स जो लेती है ना गवर्नमेंट, ये ऐसा नहीं करती कि आपको सारी चीज़ें, आपको नॉलेज अगर आपके पास है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो अगर आपको बचता है, तो मुझे लगता है पे करना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। पर अगर आपको एडजस्टमेंट आता है, अगर आपको नॉलेज पता है, आपको सेक्शंस पते हैं, आपको टैक्स का सेक्शन पता है, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये टैक्सेशन का क्यों टॉपिक चूज़ किया पता है? क्योंकि आप मानो या ना मानो, भले आपको लगता होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे बिज़नेस का कोई लेने-देने नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, सीधा-सीधा जानता हूँ कि ये मेरा इनकम हो रहा है, इतना स्लैब हो रहा है, इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। अभी जब आपको डिस्कशन किया, मैंने इस टॉपिक के बारे में बात किया, तो आपको पता चला कि आप जाने-अनजाने में आप बिज़नेस में कर रहे हैं। आप सिर्फ़ एक जॉब नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ आप एक स्टूडेंट नहीं हैं। आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो इनकम हो रहा है, क्योंकि साफ इसमें दिया हुआ है कि जो इनकम हो रहा है, जो डेरिवेटिव से हो रही है, वो सीधा-सीधा वो कौन-सा इनकम है? वो बिज़नेस इनकम है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी करें या नहीं करें, मुझे लगता है कि जिस फ़ील्ड में आप हैं ना, उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको जानना चाहिए, आपको और ज़्यादा इससे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक समरी छोटा-छोटा चीज़ें बताया, आप इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। देखो, टैक्स के बारे में जानना, आपको लॉ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, मुझे लगता है कि गलत नहीं है। वो जितना जानेंगे आप उतना अवेयर होंगे और आप ये जो अफ़वाहें जो होती हैं ना, जो गलत अफ़वाहें होती है,
उनसे आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे कैलकुलेशन करना है, कितना लगेगा, आपको सब पता है। तो अगर जब ये चीज़ पता होगा तो आप कभी भी उससे डरेंगे नहीं। तो मेरा आज का जो मोटिव था इसको बनाने का वो इसी चीज़ के लिए था, ताकि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लगता है टैक्सेशन कुछ वर्ड अलग है, मैं आपको कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम का चीज़ है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ये चीज़ें आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। बाकी आप बताइए कि आप इन्वेस्टर ज़्यादा बेटर अपने आप को फील करते हैं या ट्रेडर्स? ट्रेडर और इन्वेस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है उसका सोच का। तो ये आपको बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का, किसी टॉपिक पे, किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको कुछ उसके कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके बारे में, और कोशिश करूँगा उसको मैं जितना ज़्यादा एलिब्रेट कर सकूँ। आप जिस तरह से कमेंट मुझे करेंगे उसके हिसाब से मैं उसको बनाते जाऊँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूँ, एजुकेशनल है। इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कौन से शेयर को बाय करना, सेल करना, ये नहीं करूँगा, क्योंकि आज टॉपिक है भी नहीं, रिकमेंड करने वाला नहीं है। आज बहुत जानकारी वाला टॉपिक है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है आप ट्रेड करते हैं। आप चाहे वो इंट्राडे में करते हैं, होल्डिंग में करते हैं, ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर कुछ भी हो, आपको पता है कि जब भी आपका ट्रेड लगता है तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करने होते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज पे करना होता है, या आपको एसटीटी वगैरह पे करने होते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करने होते हैं। ये सब चीज़ें इनको हटा देते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करना होता है, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आपने बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि जो भी आप शेयर मार्केट में अर्न करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट का फ्लैट कुछ अमाउंट है जो आपको पे करने होते हैं टैक्स। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको इसको क्लियर करना होगा कि फ्लैट या कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कब तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर नॉलेज लेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे एक्चुअली वो एग्जैक्टली टैक्स किस तरह का टैक्स है और वो क्या लग रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, वो बहुत बेसिक है। स्टॉक मार्केट टैक्सेशन। स्टॉक मार्केट में जो भी आप प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट करने की बात की टैक्स बता रहा हूँ। अगर लॉस हो गया तो टैक्स नहीं पे करना है। पर आप ब्रोकरेज और इसकी बात करूँ तो उसमें तो आप चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो आप पे करते ही है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट हो जाता है, और वो भी प्रॉफिट एक दिन दो दिन का नहीं, जो पूरे साल में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर जब आप फाइल करते हैं ना, उस टाइम पे अगर देखा जाता है कि टोटल आपने शेयर मार्केट से कितना प्रॉफिट किया है। तो बेसिकली इसमें दो तरह का टैक्स लगता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके कुछ रेट होते हैं जो फिक्स हैं, इतना परसेंट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे आपको पता नहीं होता है पर आप उसके नाम से डरते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो क्लियर थोड़ा करूँ ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से होता है, ताकि आपको अगर नॉलेज रहेगा ना तो आपको अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ना, अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने का कोई चोरी नहीं होता है, वो सिर्फ नॉलेज होता है। नॉलेज पता होना चाहिए तभी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छिपाना नहीं होता उसको, उसको नॉलेज होता है तभी वो सीए के पास आप जाते हैं, आप सीएस के पास जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते जो आपसे हाइड करके आपको छिपा कर कोशिश करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, जिसको देखो ज़्यादा घुमाने का नहीं, सिंपल समझो कि अगर आपने कोई शेयर पे बाय किया है और वो बाइंग करने के बाद जब उसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीरियड सपोज कि 1 साल से अंदर का है, सपोज 1 दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, जितना भी, पर 1 साल के कम का अगर होल्डिंग पीरियड है, मतलब बाय आज किया और 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया, अगर 1 साल के ड्यूरेशन के अंदर आ रहा है तो ये माना जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसमें जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पर यही चीज़ें अगर 1 साल के बाद अगर आपने उसको सेल किया, 1 साल के बाद अगर आप पोजीशन को एग्जिट करते हैं, तो वो माना जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका रीज़न है।
सबसे पहली बात इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इसका नेचर जानना पड़ता है कि ये जो गेन हुआ है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा आप उसका रेट नहीं फिक्स कर पाओगे कि कितने परसेंट पे आपको टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि रेट इनका अलग अलग है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है? 15%। फ्लैट 15% आपको टैक्स पे करना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। इसमें कोई एग्जम्पशन है क्या? नहीं है। आपको क्यों नहीं है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल उसी को बोलेंगे जो जिसकी गेन, जिसका होल्डिंग पीरियड मैं बार बार बोल रहा हूँ, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हुआ हो। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसमें जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 10%। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं काम करूँ, मैं अगर मैं इसको बेच देता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर तो अगर आप हैं तो वही कहलाएंगे जो आप डेली बाय सेल कर रहे हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, उसकी मैं अभी बाद में बात करूँगा। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर आप सेल करते हैं तो बेटर ये है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि 1 साल बाद आप उसको सेल करें, तो सीधा सीधा 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं तो सीधा आपको 15% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं तो आपको पे करना कितना पड़ेगा? सिर्फ 10%। और उसके भी आप बहुत सारे क्लोजेज हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है वो 15% लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसका 10% लगता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आगे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली ये कैलकुलेशंस किस तरह से होता है। अब आपके दिमाग में पता है क्या एक कन्फ्यूजन होता है? वो कन्फ्यूजन ये आता है कि सपोज़ कि मैंने बीच बीच में 20,000 कमाया, कभी 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो क्या इसका सीधा सीधा 15% में हर साल गवर्नमेंट को पे कर दूंगा? ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका इनकम होता है उससे आप एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होती है, उस एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट अमाउंट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ, आप उसी पे टैक्स पे करते हैं। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, किस तरह का एडजस्टमेंट है, वो अगर समझता हूँ। सपोज कि एक मैंने एग्जांपल कुछ लिख रखा है कि जैसे एसबीआई को मैंने 3 अक्टूबर 2025, अभी चल रहा है ये 2025 का, 3 अक्टूबर 2025 को मैंने बाय किया था एसबीआई को। क्वांटिटी कितने से बाय किया था? 720 रुपये से बाय किया था। रेट डिफर है शेयर मार्केट का, एक्चुअल जो उसका शेयर प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिया हूँ। आप कोई से भी शेयर कर ले सकते हो क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ से बाय किया 3 अक्टूबर को, 720 रुपये से उसको बाय किया। क्वांटिटी मेरा कितना था? 1000 क्वांटिटी। आज मैंने बाय कर लिया और उसको होल्ड करके रखा हूँ। दूसरा एक और लिया था एचडीएफसी का, उसको भी सेम आज के डेट में 3 तारीख को मैंने बाय किया, और उसको किस रेट से मैंने किया था? 1100 रुपये से, 1100 रुपये से बाय किया। और उसकी भी क्वांटिटी कितनी थी? उसकी भी क्वांटिटी सेम थी, 1000 रुपये, 1000 क्वांटिटी। मैंने एक और शेयर लिया था जो एसबीआई कार्ड था, उसका लिया, उसको 749 से बाय किया, सेम क्वांटिटी 1000। अब ये तो बाय हो गया, होल्ड कर लिया। अब इसको मैं 2-3 चीज़ें अब निकालना पड़ेगा कि बाय किया तो सेल कब किया, जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझिए, तो सबसे पहले उसको मुझे डेट एक पता होना चाहिए कि मैंने सेल कब किया। अब सपोज़ कि इसको मैंने 6 जून 2026 को, 25 में मैंने बाय किया था, 6 जून 2026 को मैंने इसको सेल कर दिया। ये सारे शेयर्स, तीनों शेयर जो मैंने 3 अक्टूबर को लिया था वो सारे 6 जून 2026 को मैंने सेल कर दिया। तो एसबीआई का जो मैंने 720 रुपये से बाय किया था उसको मैंने बेच दिया 759 में, और जो मैंने एचडीएफसी 1100 रुपये से लिया था वो 1170 में बेच दिया। मैंने एसबीआई कार्ड लिया था 749 से, उसको 760 में बेच दिया। क्वांटिटी सेम है, 1000 लिया था, 1000 बेच दिया, बाइंग सेलिंग हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या तय करना है कि ये जो ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैंने अक्टूबर से लेकर जून तक अगर होल्ड किया है, डेट भी 3 तारीख से लेकर 6 जून तक किया है, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो होल्डिंग पीरियड आ रहा है वो 8 महीने का आ रहा है। मतलब 8 महीना है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टैक्स लगेगा ये कौन सा लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? 15%, एग्जैक्टली 15% लगेगा। पर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 15% मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका पूरा? नहीं, मैंने बोला था ना एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा? आपका जो मैंने सबसे पहले जो मैंने बाय किया था 720 से 759 में बेचा उसको, तो उसमें प्रॉफिट हुआ।
मुझे उसमें हुआ प्रॉफिट कितने का, अब वो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है तीनों में, दो में देखो प्रॉफिट हुआ है, एक में लॉस हुआ है। लॉस किस में हुआ है? लॉस हुआ है जैसे कि मैंने 1100 रुपये में बेचा था HDFC वाला और ख़रीदा था और उसको बेच दिया था 1070 में, तो यहाँ 30 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब यहाँ का टोटल मुझे 30,000 रुपये का लॉस हुआ। और जो प्रॉफिट हुआ है SBI में और SBI कार्ड में, वो टोटल प्रॉफिट हुआ है 39,000 रुपीज़ का। 39,000 का प्रॉफिट हुआ है और एट द सेम टाइम मुझे 11,000 का नुकसान भी हुआ है। तो अब ये टोटल जो नुकसान और प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। नहीं देखो 39,000 तो आपको उसी में हो गया था, किस में ये इसमें जो एस बी आई है उसमें हो गया था। तो आपको टोटल मतलब बेसिकली क्या है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। जो नेट जो बचा है वो क्या है, 20,000 बचा है, क्योंकि लॉस तो एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। तो 50,000 में से अगर मैं उसको 30,000 को नुकसान हो गया तो मेरा कितना टोटल बचा, कितना 25,000। अब जो 20,000 रुपये 20,000 जो बचा है ना, इस पर अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या किया, एक ड्यूरेशन के हिसाब से हमने ये तय किया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पता चल गया कि मैं 8 महीने का होल्डिंग है, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि 15% तो लगेगा। अब क्या किया, दूसरा चीज़ें मैंने जो भी जितने भी शेयर, ये तो मैंने 3 शेयर केवल लिया। अब लाखों शेयर हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, या फिर 3 ही हो सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतना क्वांटिटी में हो, उतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो, बट जितने भी होंगे उसका टोटल निकाला जाएगा। जितना प्रॉफिट हुआ और जितना नुकसान हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, मैं गेन की बात कर रहा हूँ, लॉस में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं ब्रोकरेज वाला पे करना पड़ता है, STT पे करने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होता है। जितना ट्रांजैक्शन होता है हर ट्रांजैक्शन पे आपको पे करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही टैक्स पे करना है। तो जिस किसी के डाउट होंगे कि क्या मुझे ये जितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, अगर लॉस हुआ तो भी मुझे पे करना पड़ेगा क्या, या फिर केवल प्रॉफिट वाले में पे करना पड़ेगा क्या, लॉस वाले में नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एडजस्ट करने के बाद अगर आपका नेट प्रॉफिट में होता है और वो 1 साल के अंदर का रहता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 20,000 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना हो रहा है, 3,000। ये 3,000 पे करना पड़ेगा। ये कब पे करना पड़ेगा आपको भी पता है, जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे ये इनकम आपका शो होगा, वहाँ पे आपका CA कैलकुलेट करके 3,000 रुपया पे करेगा आपके नाम पर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कैश में होगा, फ्यूचर में होगा, ऑप्शन में होगा, इंडेक्स में होगा, किस में होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रांजैक्शंस अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं, ये अगर आप कैश में करते हैं तो ही ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कैश के अलावा, कैश सेगमेंट के अलावा फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, किसी भी तरह का और जो दूसरे चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स, बेसिकली जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, कॉल पुट जो भी हो, उससे जो इनकम होता है, वो जो इनकम होता है उसको हम बिजनेस इनकम कहते हैं। वो जो इनकम है वो क्या है, बिजनेस इनकम। और ये सीधा सीधा आपके बिजनेस इनकम है। जैसे कि आपको पता है कि आपको ऐसा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो बिजनेस इनकम है नहीं। पर अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, या फिर अगर आप ट्रेड इस तरीके से करते हो, तो आपका भी ये जो इनकम होगा ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो बिजनेस इनकम अगर है मेरा ये, तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इसमें नहीं होगा। ये सीधा सीधा बिजनेस इनकम है। आप चाहे आज ही बाय किया, आज सेल कर दिया, आप क्योंकि रीज़न है ना, अगर आप कभी डेरिवेटिव्स को अगर आप बाय करते हो, डेरिवेटिव चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी 1 साल तो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी होती है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस जो आप चूज करते हैं, जिसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक ड्यूरेशन में होता है, या तो वीकली होगा या मंथली होगा, जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का रहता है, एक क्वार्टरली बेसिस पे रहता है। तो जो भी एक्सपायरी वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि वो कभी भी 1 साल का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ कैश में, कैश जिसको हम इक्विटी कहते हैं। अगर आप इक्विटी में, इसीलिए मैंने बोला कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उसकी, ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ आगे पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर वो बाद में। अभी थोड़ा एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो आपको वहाँ पे जो आप अगर डेरिवेटिव्स में किसी तरह का कोई इनकम करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वहाँ पे आपका जो भी इनकम होगा वो सीधा सीधा वो इनकम बिजनेस इनकम में माना जाएगा।
अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजनेस इनकम में अगर वो माना जाएगा तो उसमें टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा। तो सीधा है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका स्लैब के हिसाब से होगा। जो भी टोटल इनकम होगा, जो आपका स्लैब रेट चल रहा है, आप अगर मैन हैं, वुमेन हैं, आप किसी तरह का जो भी एज वाला जो भी जितना आपका इनकम है, जो स्लैब है, वो स्लैब में ही आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा और वो स्लैब के हिसाब से होगा। 5% है, 20% है, 30% है, उसी के हिसाब से होगा। मतलब ये सीधा सीधा ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एक तो क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूचर में या ऑप्शन में अगर ट्रेड करता हूँ तो वो जो मेरा इनकम होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो सीधा एक बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम होगा तो इसीलिए उसका जो भी होगा वो सारी चीज़ें किस में होगा, वो बिजनेस इनकम के स्लैब रेट जो होता है, स्लैब रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे ना दो तरह का टाइप होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम भी दो तरह के होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, पहले तो आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये सिर्फ उनके लिए है जो कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और वो भी कैश में उनके लिए जो होल्ड करके काम करते हैं, मतलब इन्वेस्टर, बेसिकली इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर आप ट्रेडर भी बोल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स। अब उसमें आपको तय करना है कि वो 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। अब दूसरा मैंने बताया कि एफ जो है, एफ या तो फ्यूचर ऑप्शन बात कर रहा हूँ या डेरिवेटिव्स कुछ भी, इसमें जो भी इनकम हो रहा है ये सीधा सीधा कौन सा इनकम माना जा रहा है, ये बिजनेस इनकम माना रहा है। अब बिजनेस इनकम भी दो तरह का बिजनेस इनकम है। पहला जो होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है, और दूसरा होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको हम बोलते हैं जो इंट्राडे इक्विटी में, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सेम डे पे बाय सेल करते हैं। सेम डे पे बाय सेल करते हैं, मतलब बाय किया और सेम डे पे उसको सेल कर दिया, उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको कहेंगे जो जैसे एफ है, एफ में है जो स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, या स्टॉक का ऑप्शन है या फिर इंडेक्स का ऑप्शन है, कोई भी है डेरिवेटिव से। इवन इफ सेम डे पे भी अगर हो रहा है ना, मतलब डेरिवेटिव अगर है और वो सेम डे पे हो रहा है, तो भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा, वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा। बट अगर वो कैश में है, कैश का अगर सेम डे पे बाय सेल हो रहा है, तो वो कौन सा माना जाएगा, वो स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्या ये एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में अलाउड होगा क्या। देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्लियर होना। बिजनेस इनकम आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम है तो ठीक है। बट ये क्या बिजनेस इनकम में आपको पता है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो क्या वो एडजस्ट होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे किस तरह का एक्सपेंसेस एडजस्ट होगा, तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपका ब्रोकरेज लगा है, इंटरेस्ट लगा है, सपोज़ कि आप रिसर्च के लिए कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका आप पे करते हैं, वो भी एडजस्ट होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज पे करते हैं, जैसे कि आप एएमसी वगैरह देते हैं या कोई अकाउंट ओपन करवाने में, किसी तरह का कोई डीमैट अकाउंट हैंडलिंग का अगर कोई, मतलब डीमैट अकाउंट का अगर कोई चार्ज पे कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे लैपटॉप लिया आपने, डाटा सब्सक्राइब किया, कोई डेटा अगर आपने लिया, ऑफिस रेंट पे किया आपने, किसी तरह का जो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस लेके और वो ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, तो ये जो भी खर्चे हैं ना, ये खर्चे सारे इस इनकम में माइनस होगा, इस इनकम से माइनस होगा। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंसेस, क्या ये एक्सपेंसेस अलाउड है यहाँ पे, कि एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, उसको अलाउ है। तो जो भी टोटल आपका प्रॉफिट होगा, टोटल जो रिसिप्ट होगा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो जो भी हमारा उसके बाद जो नेट रहेगा उसी पे हमारा ये टैक्स स्लैब के हिसाब से ये हो जाएगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कैरी फॉरवर्ड के बारे में आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं। कैरी फॉरवर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, जो कॉमर्स से पढ़े होंगे या कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन लोगों ने तो सुना होगा कि कैरी फॉरवर्ड कुछ चीज़ होती है। आपको डेट भी शायद कुछ पता हो, 4 साल 8 साल ऐसे कुछ होता है, इतने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम के लिए होता है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, पर हाँ कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पे जो टाइप हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह का इनकम है और कैसे हैं, उसको मैं एक टेबल में बता देता हूँ। पहली बात कैटेगरी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें ये जो नॉर्मल स्लैब रेट है जिसका 15% या फिर 10%, वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब दूसरा अगर जो मैं बात करूँ कि टैक्स रेट जो है, वो टैक्स रेट कितना 10% 15% होता है।
एज पर स्लैब अगर मैं स्लैब में जाते हो, अगर बिजनेस इनकम होता है तो बिजनेस इनकम 5% होगा या फिर 30% तक होगा, जितना भी आपका इनकम होगा उसके हिसाब से। एक्सपेंसेस जो डिडक्शन है एक्सपेंसेस का, अगर आप कैपिटल गेन करते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली कोई इनकम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे अलाउड है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी एक रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी रूल है कि उसमें भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने टाइम से होगा, किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपको जब आप कैरी फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि मुझे कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताइए, आप उसके बारे में डिटेल, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका जो बिजनेस इनकम हो रहा है, जैसे कि एफ में हो रहा है, डेरिवेटिव्स बेसिकली, तो डेरिवेटिव्स में जो इनकम हो रहा है और जो एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है और इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 8 ईयर्स तक होगा, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होना है। पर आपको एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितने रुपये तक का क्या चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। पर ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड का अलग से अगर आपको टॉपिक करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको घुमाऊंगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा बहुत सारी। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जहाँ पे आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर मैं करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाओगे। तो चलो अभी मैं आपको ना एक बार समरी एक बार कर देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और क्या हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहली बात कि मैं उन टैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आप ट्रेड करते हैं उस टाइम जो ब्रोकरेज या फिर एसटीटी वगैरह टैक्स पे करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप जो पे करते हैं वो पे करते हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है 1 साल तक ड्यूरेशन में जो भी आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो ड्यूरेशन के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे क्या टैक्स पे करने पड़ते हैं, कितना टैक्स पे करना है, मैं उसी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो आप होल्ड किया आपने, वो होल्डिंग पीरियड कितना था। वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 1 साल से अंदर का होल्डिंग पीरियड अगर होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर वही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किसके लिए हो रहा है? ये सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए हो रहा है। अगर आप ये कैश के अलावा, कैश को बहुत कैश को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी कैश या इक्विटी दोनों में से कुछ भी बोलो। अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं और इसको आप होल्ड करने के, होल्डिंग जैसे आप इन्वेस्टर हैं, तो उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि वो कितने दिन तक होल्ड कर रहे हैं। उसी के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो बिल्कुल वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और ये सीधा सीधा आपका स्लैब रेट पे होगा। मतलब जो भी आपका स्लैब रेट चल रहा है अभी के डेट पे 26 में, 25-26 में जो भी रेट स्लैब रेट है वो इसी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये इनकम जो है ये आपका इनकम कैपिटल गेन नहीं है, ये आपका इनकम बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम उसी के हिसाब से होता है। क्या इसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कितना होता है? 8 साल का होता है। अब कैरी फॉरवर्ड में अगर मैं आपको कंफ्यूज किया ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड सिर्फ प्रॉफिट का नहीं होता, ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें जो सिर्फ उसी से होती है। तो ये आपको जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं इतनी बताना चाह रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको इसके बारे में कितना पता था? क्या आप जानते थे ये चीज़ें? बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग जानते होंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको नहीं पता होगा। और क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको नहीं पता होता है ना और सिर्फ आप ये टैक्स 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 सुनते हो ना कि यार स्लैब आपको सीधा सीधा आपको फ्लैट इतना परसेंट लगता है, आपको तो सीधा, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो सीधा सीधा 30% दे देना पड़ता है, इसमें 40%, इसमें 10%। तो क्या होता है ना कि जब आपको पता नहीं होता तो आप कन्फ्यूज होते हैं और आपको लगता है कि यार जो बिज़नेस भी कर रहा हूँ ना, जो इनकम हो रहा है मेरा, वो पता नहीं एक टाइम पे तो सब दे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप पहले समझेंगे तो आप नेचर ऑफ बिज़नेस को समझेंगे ना तो आप उसको सही तरीके से काम कर पाएंगे। ज़रूरी थोड़ी कि उसी तरीके से काम करना है, क्योंकि आपको सारे, देखो गवर्नमेंट जो आपका टैक्स जो लेती है ना, गवर्नमेंट ये ऐसा नहीं करती कि आपको सारी चीज़ें, आपको नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो अगर आपको बचता है तो मुझे लगता है पे करना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है।
पर अगर आपको एडजस्टमेंट आता है, अगर आपको नॉलेज पता है, आपको सेक्शंस पता हैं, आपको टैक्स का सेक्शन पता है, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये टैक्सेशन का क्यों टॉपिक चूज़ किया पता है? क्योंकि आप मानो या ना मानो, भले आपको लगता होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे बिज़नेस का कोई लेने-देने नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, सीधा-सीधा जानता हूँ कि ये मेरा इनकम हो रहा है, इतना स्लैब हो रहा है, इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। अभी जब आपको डिस्कशन किया, मैंने इस टॉपिक के बारे में बात किया, तो आपको पता चला कि आप जाने-अनजाने में आप बिज़नेस में कर रहे हैं। आप सिर्फ़ एक जॉब नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो इनकम हो रहा है, क्योंकि साफ इसमें दिया हुआ है कि जो इनकम हो रहा है, जो डेरिवेटिव से हो रही है, वो सीधा-सीधा वो कौन-सा इनकम है, वो बिज़नेस इनकम है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी करें या नहीं करें, मुझे लगता है कि जिस फ़ील्ड में आप हैं ना, उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको जानना चाहिए, आपको और ज़्यादा इससे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक समरी छोटा-छोटा चीज़ें बताया, आप इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। देखो, टैक्स के बारे में जानना, आपको लॉ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, मुझे लगता है कि गलत नहीं है। वो जितना जानेंगे आप उतना अवेयर होंगे, और आप ये जो अफ़वाहें जो होती हैं ना, जो गलत अफ़वाहें होती हैं, उनसे आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे कैलकुलेशन करना है, कितना लगेगा, आपको सब पता है। तो अगर जब ये चीज़ पता होगा तो आप कभी भी उससे डरेंगे नहीं। तो मेरा आज का जो मोटिव था इसको बनाने का, वो इसी चीज़ के लिए था, ताकि आपको इसके बारे में पता हो। क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लगता है टैक्सेशन कुछ वर्ड अलग है। मैं आपको कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम का चीज़ है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ये चीज़ें आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। बाकी आप बताइए कि आप इन्वेस्टर ज़्यादा बेटर अपने आप को फील करते हैं या ट्रेडर्स? ट्रेडर और इन्वेस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है उसका सोच का। तो ये आपको बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का, किसी टॉपिक पे, किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको कुछ उसके कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उसके बारे में, और कोशिश करूँगा उसको मैं जितना ज़्यादा एलिब्रेट कर सकूँ। आप जिस तरह से कमेंट मुझे करेंगे, उसके हिसाब से मैं उसको बनाते जाऊँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है, और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूँ, एजुकेशनल है। इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कौन से शेयर को बाय करना, सेल करना, ये नहीं करूँगा। क्योंकि आज टॉपिक है भी नहीं, रिकमेंड करने वाला नहीं है। आज बहुत जानकारी वाला टॉपिक है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप ट्रेड करते हैं, आप चाहे वो इंट्राडे में करते हैं, होल्डिंग में करते हैं, ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, कुछ भी हो, आपको पता है कि जब भी आपका ट्रेड लगता है तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करने होते हैं। जैसे कि ब्रोकरेज पे करना होता है, या आपको एसटीटी वगैरह पे करने होते हैं। कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करने होते हैं। ये सब चीज़ें, इनको हटा देते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करना होता है। इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आपने, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि जो भी आप शेयर मार्केट में अर्न करते हैं, जितना भी प्रॉफ़िट होता है, उसका प्रॉफ़िट का फ्लैट कुछ अमाउंट है जो आपको पे करने होते हैं, टैक्स। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको इसको क्लियर करना होगा कि फ्लैट या कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कब तक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर नॉलेज लेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे एक्चुअली वो एग्जैक्टली टैक्स किस तरह का टैक्स है और वो क्या लग रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, वो बहुत बेसिक है। स्टॉक मार्केट टैक्सेशन। स्टॉक मार्केट में जो भी आप प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट करने की बात की टैक्स बता रहा हूँ। अगर लॉस हो गया तो टैक्स नहीं पे करना है। पर आप ब्रोकरेज और इसकी बात करूँ तो उसमें तो आप चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, आप पे करते ही है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट हो जाता है, और वो भी प्रॉफिट एक दिन दो दिन का नहीं, जो पूरे साल में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर जब आप फाइल करते हैं ना, उस टाइम पे अगर देखा जाता है कि टोटल आपने शेयर मार्केट से कितना प्रॉफिट किया है। तो बेसिकली इसमें दो तरह का टैक्स लगता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके कुछ रेट होते हैं जो फिक्स हैं, इतना परसेंट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे आपको पता नहीं होता है, पर आप उसके नाम से डरते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो क्लियर थोड़ा करूँ, ताकि समझ में आ जाए कि हाँ, इस तरीके से होता है। ताकि आपको अगर नॉलेज रहेगा ना, तो आपको अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ना, अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने का कोई चोरी नहीं होता है, वो सिर्फ नॉलेज होता है। नॉलेज पता होना चाहिए, तभी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
छिपाना नहीं होता उसको, उसको नॉलेज होता है, तभी वो सीए के पास आप जाते हैं, आप सीएस के पास जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते जो आपसे हाइड करके आपको छिपा के कोशिश करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, इसको देखो ज़्यादा घुमाने का नहीं, सिंपल समझो कि अगर आपने कोई शेयर पे बाय किया है और वो बाइंग करने के बाद जब उसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीरियड सपोज कि 1 साल से अंदर का है, सपोज 1 दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, जितना भी, पर 1 साल के कम का अगर होल्डिंग पीरियड है, मतलब बाय आज किया और 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया, अगर 1 साल का ड्यूरेशन के अंदर आ रहा है तो ये माना जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसमें जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पर यही चीज़ें अगर 1 साल के बाद अगर आपने उसको सेल किया, 1 साल के बाद अगर आप पोजीशन को एग्जिट करते हैं, तो वो माना जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्यों मैं बार-बार बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका रीज़न है। सबसे पहली बात इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इसका नेचर जानना पड़ता है कि ये जो गेन हुआ है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा आप उसका रेट नहीं फिक्स कर पाओगे कि कितने % पे आपको टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि रेट इनका अलग-अलग है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है? 15%, फ्लैट 15% आपको टैक्स पे करना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। इसमें कोई एग्जम्पशन है क्या? नहीं है। आपको क्यों नहीं है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल उसी को बोलेंगे जो जिसकी गेन, जिसका होल्डिंग पीरियड मैं बार बार बोल रहा हूँ, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हुआ हो। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और उसमें जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 10%। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं काम करूँ, मैं अगर मैं इसको बेच देता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर तो अगर आप हैं तो वही कहलाएंगे जो आप डेली बाय सेल कर रहे हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, उसकी मैं अभी बाद में बात करूँगा। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर आप सेल करते हैं, तो बेटर ये है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि 1 साल बाद आप उसको सेल करें, तो सीधा-सीधा 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं तो सीधा आपको 15% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं तो आपको पे करना कितना पड़ेगा? सिर्फ 10%। और उसके भी आप बहुत सारे क्लोजेज हैं। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है वो 15% लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसका 10% लगता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आगे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली ये कैलकुलेशंस किस तरह से होता है। अब आपके दिमाग में पता है क्या एक कन्फ्यूजन होता है? वो कन्फ्यूजन ये आता है कि सपोज़ कि मैंने बीच-बीच में 20,000 कमाया, कभी 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो क्या इसका सीधा-सीधा 15% मैं हर साल गवर्नमेंट को पे कर दूँगा? ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका इनकम होता है उससे आप एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होती है, उस एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट अमाउंट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। आप उसी पे टैक्स पे करते हैं, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा, किस तरह का एडजस्टमेंट है, वो अगर समझता हूँ। सपोज़ कि एक मैंने एग्जांपल कुछ लिख रखा है कि जैसे एसबीआई को मैंने 3 अक्टूबर 2025, अभी चल रहा है ये 2025 का, 3 अक्टूबर 2025 को मैंने बाय किया था एसबीआई को। क्वांटिटी कितने से बाय किया था? 720 रुपये से बाय किया था। रेट डिफ़र है, शेयर मार्केट का एक्चुअल जो उसका शेयर प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ। आप कोई से भी शेयर का ले सकते हो क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ से बाय किया 3 अक्टूबर को, 720 रुपये से उसको बाय किया। क्वांटिटी मेरा कितना था? 1000 क्वांटिटी। आज मैंने बाय कर लिया और उसको होल्ड करके रखा हूँ। दूसरा एक और लिया था एचडीएफसी का, उसको भी सेम आज के डेट में 3 तारीख को मैंने बाय किया, और उसको किस रेट से मैंने किया था? 1100 रुपये से, 1100 रुपये से बाय किया। और उसकी भी क्वांटिटी कितनी थी? उसकी भी क्वांटिटी सेम थी, 1000 क्वांटिटी। मैंने एक और शेयर लिया था जो एसबीआई कार्ड था, उसका लिया, उसको 749 से बाय किया, सेम क्वांटिटी 1000। अब ये तो बाय हो गया, होल्ड कर लिया। अब इसको मैं 2-3 चीज़ें अब निकालना पड़ेगा कि बाय किया तो सेल कब किया, जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझिए, तो सबसे पहले उसको मुझे डेट एक पता होना चाहिए कि मैंने सेल कब किया। अब सपोज़ कि इसको मैंने 6 जून 2026 को, 25 में मैंने बाय किया था, 6 जून 2026 को मैंने इसको सेल कर दिया।
ये सारे शेयर्स, तीनों शेयर जो मैंने 3 अक्टूबर को लिया था वो सारे 6 जून 2026 को मैंने सेल कर दिया। तो एसबीआई का जो मैंने 720 रुपये से बाय किया था उसको मैंने बेच दिया 759 में, और जो मैंने एच डी एफ सी 1100 रुपये से लिया था वो 1170 में बेच दिया। मैंने एस बी आई कार्ड लिया था 749 से, उसको 760 में बेच दिया। क्वांटिटी सेम है, 1000 लिया था 1000 बेच दिया, बाइंग सेलिंग हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या तय करना है कि ये जो ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैंने अक्टूबर से लेकर जून तक का अगर होल्ड किया है, डेट भी 3 तारीख से लेकर 6 जून तक किया है, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो होल्डिंग पीरियड आ रहा है वो 8 महीने का आ रहा है। मतलब 8 महीना है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टैक्स लगेगा ये कौन सा लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है, 15%, एग्जैक्टली 15% लगेगा। पर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 15% मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका पूरा नहीं, मैंने बोला था ना एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा, आपका जो मैंने सबसे पहले जो मैंने बाय किया था 720 से 759 में बेचा उसको, तो उसमें प्रॉफिट हुआ। मुझे उसमें हुआ प्रॉफिट कितने का, अब वो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है तीनों में, दो में देखो प्रॉफिट हुआ है, एक में लॉस हुआ है। लॉस किस में हुआ है, लॉस हुआ है जैसे कि मैंने 1100 रुपये में बेचा था HDFC वाला और ख़रीदा था, और उसको बेच दिया था 1070 में, तो यहाँ 30 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब यहाँ का टोटल मुझे 30,000 रुपये का लॉस हुआ। और जो प्रॉफिट हुआ है SBI में और SBI कार्ड में, वो टोटल प्रॉफिट हुआ है 39,000 रुपीज़ का। 39,000 का प्रॉफिट हुआ है, और एट द सेम टाइम मुझे 11,000 का नुकसान भी हुआ है। तो अब ये टोटल जो नुकसान और प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। नहीं देखो, 39,000 तो आपको उसी में हो गया था, किसमें, ये इसमें जो एस बी आई है उसमें हो गया था। तो आपको टोटल मतलब बेसिकली क्या है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। जो नेट जो बचा है वो क्या है, 20,000 बचा है, क्योंकि लॉस तो एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। तो 50,000 में से अगर मैं उसको 30,000 को नुकसान हो गया तो मेरा कितना टोटल बचा, कितना, 25,000। अब जो 20,000 रुपये 20,000 जो बचा है ना, इस पर अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या किया, एक ड्यूरेशन के हिसाब से हमने ये तय किया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पता चल गया कि मैं 8 महीने का होल्डिंग है, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि 15% तो लगेगा। अब क्या किया, दूसरा चीज़ें मैंने जो भी जितने भी शेयर, ये तो मैंने 3 शेयर केवल लिया। अब लाखों शेयर हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, या फिर 3 ही हो सकते हैं, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतना क्वांटिटी में हो, उतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो, बट जितने भी होंगे उसका टोटल निकाला जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ और जितना नुकसान हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, मैं गेन की बात कर रहा हूँ, लॉस में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं ब्रोकरेज वाला पे करना पड़ता है, STT पे करने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होता है। जितना ट्रांजैक्शन होता है हर ट्रांजैक्शन पे आपको पे करने होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही टैक्स पे करना है। तो जिस किसी के डाउट होंगे कि क्या मुझे ये जितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ, अगर लॉस हुआ तो भी मुझे पे करना पड़ेगा क्या, या फिर केवल प्रॉफिट वाले में पे करना पड़ेगा क्या, लॉस वाले में नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एडजस्ट करने के बाद अगर आपका नेट प्रॉफिट में होता है और वो 1 साल के अंदर का रहता है, तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में 15% लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 20,000 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना हो रहा है, 3,000। ये 3,000 पे करना पड़ेगा। ये कब पे करना पड़ेगा आपको भी पता है, जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे ये इनकम आपका शो होगा, वहाँ पे आपका CA कैलकुलेट करके 3,000 रुपये पे करेगा आपके नाम पे। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ, ये सिर्फ कैश में होगा, फ्यूचर में होगा, ऑप्शन में होगा, इंडेक्स में होगा, किस में होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रांजैक्शंस अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं ये अगर आप कैश में करते हैं तो ही ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कैश के अलावा, कैश सेगमेंट के अलावा फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, किसी भी तरह का और जो दूसरे चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स, बेसिकली जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, कॉल पुट जो भी हो, उससे जो इनकम होता है, वो जो इनकम होता है उसको हम बिजनेस इनकम कहते हैं। वो जो इनकम है वो क्या है, बिजनेस इनकम। और ये सीधा सीधा आपके बिजनेस इनकम है। जैसे कि आपको पता है कि आपको ऐसे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो बिजनेस इनकम है नहीं। पर अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, या फिर अगर आप ट्रेड इस तरीके से करते हो, तो आपका भी ये जो इनकम होगा ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो बिजनेस इनकम अगर है मेरा ये,
तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इसमें नहीं होगा। ये सीधा सीधा बिजनेस इनकम है। आप चाहे आज ही बाय किया, आज सेल कर दिया, आप क्योंकि रीज़न है ना, अगर आप कभी डेरिवेटिव्स को अगर आप बाय करते हो, डेरिवेटिव चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी 1 साल तो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी होती है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस जो आप चूज करते हो, जिसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक ड्यूरेशन में होता है, या तो वीकली होगा या मंथली होगा, जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का रहता है, एक क्वार्टरली बेसिस पे रहता है। तो जो भी एक्सपायरी वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि वो कभी भी 1 साल का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ कैश में, कैश जिसको हम इक्विटी कहते हैं। अगर आप इक्विटी में, इसीलिए मैंने बोला कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उसकी, ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ आगे पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर वो बाद में। अभी थोड़ा एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो आपको वहाँ पे जो, आप अगर डेरिवेटिव्स में किसी तरह का कोई इनकम करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वहाँ पे आपका जो भी इनकम होगा वो सीधा सीधा वो इनकम बिजनेस इनकम में माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजनेस इनकम में अगर वो माना जाएगा तो उसमें टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो सीधा है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका स्लैब के हिसाब से होगा। जो भी टोटल इनकम होगा, जो आपका स्लैब रेट चल रहा है, आप अगर मैन है, वुमेन है, आप किसी तरह का जो भी एज वाला, जो भी जितना आपका इनकम है, जो स्लैब है, वो स्लैब में ही आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, और वो स्लैब के हिसाब से होगा। 5% है, 20% है, 30% है, उसी के हिसाब से होगा। मतलब ये सीधा सीधा ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एक तो क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूचर में या ऑप्शन में अगर ट्रेड करता हूँ, तो वो जो मेरा इनकम होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो सीधा एक बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम होगा तो इसीलिए उसका जो भी होगा वो सारे चीज़ें किस में होगा? वो बिजनेस इनकम के स्लैब रेट जो होता है, स्लैब रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे ना 2 तरह का टाइप होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम भी 2 तरह के होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, पहले तो आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है, ये सिर्फ उनके लिए है जो कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और वो भी कैश में उनके लिए जो होल्ड करके काम करते हैं, मतलब इन्वेस्टर, बेसिकली इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर आप ट्रेडर भी बोल सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स। अब उसमें आपको तय करना है कि वो 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का है, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। अब दूसरा मैंने बताया कि एफएनओ जो है, एफएनओ या तो फ्यूचर ऑप्शन बात कर रहा हूँ, या डेरिवेटिव्स कुछ भी, इसमें जो भी इनकम हो रहा है, ये सीधा सीधा कौन सा इनकम माना जा रहा है? ये बिजनेस इनकम माना है। अब बिजनेस इनकम भी 2 तरह का बिजनेस इनकम है। पहला जो होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है, और दूसरा होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको हम बोलते हैं जो इंट्राडे इक्विटी में, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सेम डे पे बाय सेल करते हैं। सेम डे पे बाय सेल करते हैं, मतलब बाय किया और सेम डे पे उसको सेल कर दिया, उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको कहेंगे जो, जैसे एफएनओ है, एफएनओ में है जो स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, या स्टॉक का ऑप्शन है या फिर इंडेक्स का ऑप्शन है, कोई भी है, डेरिवेटिव से। इवन इफ सेम डे पे भी अगर हो रहा है ना, मतलब डेरिवेटिव अगर है और वो सेम डे पे हो रहा है, तो भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा, वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा। बट अगर वो कैश में है, कैश का अगर सेम डे पे बाय सेल हो रहा है, तो वो कौन सा माना जाएगा? वो स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्या ये एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में अलाउड होगा क्या? देखो, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्लियर होना। बिजनेस इनकम आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम है तो ठीक है। बट ये क्या बिजनेस इनकम में आपको पता है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो क्या, वो एडजस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे किस तरह का एक्सपेंसेस एडजस्ट होगा? तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपका ब्रोकरेज लगा है, इंटरेस्ट लगा है, सपोज़ कि आप रिसर्च के लिए कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका आप पे करते हैं, वो भी एडजस्ट होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज पे करते हैं, जैसे कि आप एएमसी वगैरह देते हैं, या कोई अकाउंट ओपन करवाने में, या किसी तरह का कोई डीमैट अकाउंट हैंडलिंग का अगर कोई, मतलब डीमैट अकाउंट का अगर कोई चार्ज पे कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे लैपटॉप लिया आपने, डाटा सब्सक्राइब किया, कोई डेटा अगर आपने लिया, ऑफिस रेंट पे किया आपने, किसी तरह का, जो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस लेके और वो ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, तो ये जो भी खर्चे हैं ना, ये खर्चे सारे इस इनकम में माइनस होगा, इस इनकम से माइनस होगा। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंसेस, क्या ये एक्सपेंसेस अलाउड है यहाँ पे, कि एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसको अलाउ है।
तो जो भी टोटल आपका प्रॉफिट होगा, टोटल जो रिसिप्ट होगा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को। तो जो भी हमारा उसके बाद जो नेट रहेगा उसी पे हमारा ये टैक्स स्लैब के हिसाब से ये हो जाएगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, कैरी फॉरवर्ड के बारे में आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं। कैरी फॉरवर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे जो कॉमर्स से पढ़े होंगे या कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन लोगों ने तो सुना होगा कि कैरी फॉरवर्ड कुछ चीज़ होती है। आपको डेट भी शायद कुछ पता हो, 4 साल 8 साल ऐसे कुछ होता है, इतने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम के लिए होता है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा। पर हाँ, कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पे जो टाइप हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह का इनकम है और कैसे हैं, उसको मैं एक टेबल में बता देता हूँ। पहली बात, कैटेगरी। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें ये जो नॉर्मल स्लैब रेट है, जो उसका 15% या फिर 10%, वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब दूसरा, अगर जो मैं बात करूँ कि टैक्स रेट जो है, वो टैक्स रेट कितना, 10% 15% होता है एज पर स्लैब। अगर मैं स्लैब में जाते हूँ, अगर बिजनेस इनकम होता है तो बिजनेस इनकम 5% होगा या फिर 30% तक होगा, जितना भी आपका इनकम होगा उसके हिसाब से। एक्सपेंसेस जो डिडक्शन है एक्सपेंसेस का, अगर आप कैपिटल गेन करते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई इनकम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे अलाउड है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी एक रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी रूल है कि उसमें भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने टाइम से होगा, किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपको जब आप कैरी फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि मुझे कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताइए, आप उसके बारे में डिटेल, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका जो बिजनेस इनकम हो रहा है, जैसे कि एफएनओ में हो रहा है, डेरिवेटिव्स बेसिकली, तो डेरिवेटिव्स में जो इनकम हो रहा है और जो एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। और इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 8 ईयर्स तक होगा, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होना है। पर आपको एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितने रुपये तक का, क्या चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। पर ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड का अलग से अगर आपको टॉपिक करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको घुमाऊंगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा बहुत सारी। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर मैं करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाओगे। तो चलो, अभी मैं आपको ना एक बार समरी एक बार कर देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और क्या हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहली बात कि मैं उन टैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ जो आप ट्रेड करते हैं उस टाइम, जो ब्रोकरेज या फिर एसटीटी वगैरह टैक्स पे करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप जो पे करते हैं वो पे करते हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है 1 साल तक ड्यूरेशन में जो भी आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो ड्यूरेशन के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे क्या टैक्स पे करने पड़ते हैं, कितना टैक्स पे करना है, मैं उसी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो आप होल्ड किया आपने, वो होल्डिंग पीरियड कितना था, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 1 साल से अंदर का होल्डिंग पीरियड अगर होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर वही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किसके लिए हो रहा है, ये सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए हो रहा है। अगर आप ये कैश के अलावा, कैश को बहुत कैश को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी कैश या इक्विटी दोनों में से कुछ भी बोलो, अगर आप इस पर ट्रेड करते हैं और इसको आप होल्ड करने के, होल्डिंग जैसे आप इन्वेस्टर हैं, तो उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि वो कितने दिन तक होल्ड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वो बिल्कुल वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और ये सीधा सीधा आपका स्लैब रेट पे होगा। मतलब जो भी आपका स्लैब रेट चल रहा है अभी के डेट पे 26 में, 25-26 में जो भी रेट स्लैब रेट है वो इसी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये इनकम जो है ये आपका इनकम कैपिटल गेन नहीं है, ये आपका इनकम बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम उसी के हिसाब से होता है। क्या इसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कितना होता है? 8 साल का होता है। अब कैरी फॉरवर्ड में अगर मैं आपको कंफ्यूज किया ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड सिर्फ प्रॉफिट का नहीं होता, ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ें जो सिर्फ उसी से होती है। तो ये आपको जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं इतनी बताना चाह रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको इसके बारे में कितना पता था? क्या आप जानते थे ये चीज़ें? बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग जानते होंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको नहीं पता होगा। और क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको नहीं पता होता है ना, और सिर्फ आप टैक्स 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 सुनते हैं ना कि यार स्लैब आपको सीधा सीधा आपको फ्लैट इतना परसेंट लगता है, आपको तो सीधा, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो सीधा सीधा 30% दे देना पड़ता है, इसमें 40%, इसमें 10%। तो क्या होता है ना कि जब आपको पता नहीं होता तो आप कन्फ्यूज होते हैं और आपको लगता है कि यार जो बिज़नेस भी कर रहा हूँ ना, जो इनकम हो रहा है मेरा, वो पता नहीं एक टाइम पे तो सब दे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप पहले समझेंगे तो आप नेचर ऑफ बिज़नेस को समझेंगे ना, तो आप उसको सही तरीके से काम कर पाएंगे। ज़रूरी थोड़ी कि उसी तरीके से काम करना है, क्योंकि आपको सारे, देखो गवर्नमेंट जो आपके टैक्स जो लेती है ना, गवर्नमेंट ये ऐसा नहीं करती कि आपको सारी चीज़ें, आपको नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो अगर आपको बचता है तो मुझे लगता है पे करना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। पर अगर आपको एडजस्टमेंट आता है, अगर आपको नॉलेज पता है, आपको सेक्शंस पता हैं, आपको टैक्स का सेक्शन पता है, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये टैक्सेशन का क्यों टॉपिक चूज़ किया पता है? क्योंकि आप मानो या ना मानो, भले आपको लगता होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे बिज़नेस को कोई लेने देने नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, सीधा-सीधा जानता हूँ कि ये मेरा इनकम हो रहा है, इतना स्लैब हो रहा है, इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। अभी जब आपको डिस्कशन किया, मैंने इस टॉपिक के बारे में बात किया, तो आपको पता चला कि आप जाने-अनजाने में आप बिज़नेस में कर रहे हैं। आप सिर्फ़ एक जॉब नहीं कर रहे हैं, या सिर्फ़ आप एक स्टूडेंट नहीं हैं। आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो इनकम हो रहा है, क्योंकि साफ इसमें दिया हुआ है कि जो इनकम हो रहा है, जो डेरिवेटिव से हो रही है, वो सीधा-सीधा वो कौन-सा इनकम है? वो बिज़नेस इनकम है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं, या जो भी करें या नहीं करें, मुझे लगता है कि जिस फ़ील्ड में आप हैं ना, उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको जानना चाहिए, आपको और ज़्यादा इससे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक समरी छोटा-छोटा चीज़ें बताया, आप इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। देखो, टैक्स के बारे में जानना, आपको लॉ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, मुझे लगता है कि गलत नहीं है। वो जितना जानेंगे आप उतना अवेयर होंगे, और आप ये जो अफ़वाहें जो होती हैं ना, जो गलत अफ़वाहें होती हैं, उनसे आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे कैलकुलेशन करना है, कितना लगेगा, आपको सब पता है। तो अगर जब ये चीज़ पता होगा तो आप कभी भी उससे डरेंगे नहीं। तो मेरा आज का जो मोटिव था इसको बनाने का, वो इसी चीज़ के लिए था, ताकि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लगता है टैक्सेशन कुछ वर्ड अलग है, मैं आपको कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम का चीज़ है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ये चीज़ें आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। बाकी आप बताइए कि आप इन्वेस्टर ज़्यादा बेटर अपने आप को फील करते हैं या ट्रेडर्स? ट्रेडर और इन्वेस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है उसका सोच का। तो ये आपको बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का, किसी टॉपिक पे, किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको कुछ उसके कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा उसके बारे में, और कोशिश करूँगा उसको मैं जितना ज़्यादा एलिब्रेट कर सकूँ। आप जिस तरह से कमेंट मुझे करेंगे उसके हिसाब से मैं उसको बनाते जाऊँगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टर सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रकाश यादव है और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। तो ये जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ये सिर्फ एक नॉलेज के हिसाब से बना रहा हूँ, एजुकेशनल है। इसमें कोई आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपको कौन से शेयर को बाय करना, सेल करना, ये नहीं करूँगा, क्योंकि आज टॉपिक है भी नहीं, रिकमेंड करने वाला नहीं है। आज बहुत जानकारी वाला टॉपिक है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली कैलकुलेशंस कैसे होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है, आप ट्रेड करते हैं। आप चाहे वो इंट्राडे में करते हैं, होल्डिंग में करते हैं, ट्रेडर्स हो या इन्वेस्टर, कुछ भी हो, आपको पता है कि जब भी आपका ट्रेड लगता है तो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करने होते हैं, जैसे कि ब्रोकरेज पे करना होता है, या आपको एसटीटी वगैरह पे करने होते हैं, कुछ टैक्सेस हैं जो आपको पे करने होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी पे करने होते हैं। ये सब चीज़ें, इनको हटा देते हैं। अब इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पे करना होता है, इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अब आपने बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा कि जो भी आप शेयर मार्केट में अर्न करते हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है, उसका प्रॉफिट का फ्लैट कुछ अमाउंट है जो आपको पे करने होते हैं, टैक्स। देखो, सबसे पहले तो ये है कि आपको इसको क्लियर करना होगा कि फ्लैट या कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, क्या उसमें कुछ एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कब तक कर सकते हैं,
ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर नॉलेज लेंगे, आप इसके बारे में जानेंगे एक्चुअली वो एग्जैक्टली टैक्स किस तरह का टैक्स है और वो क्या लग रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिंपल है, वो बहुत बेसिक है। स्टॉक मार्केट टैक्सेशन, स्टॉक मार्केट में जो भी आप प्रॉफिट कर लेते हैं, प्रॉफिट करने की बात की टैक्स बता रहा हूँ। अगर लॉस हो गया तो टैक्स नहीं पे करना है। पर आप ब्रोकरेज और इसकी बात करूँ तो उसमें तो आप चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो आप पे करते ही है। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ जो प्रॉफिट हो जाता है, और वो भी प्रॉफिट एक दिन दो दिन का नहीं, जो पूरे साल में जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर जब आप फाइल करते हैं ना, उस टाइम पे अगर देखा जाता है कि टोटल आपने शेयर मार्केट से कितना प्रॉफिट किया है। तो बेसिकली इसमें दो तरह का टैक्स लगता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके कुछ रेट होते हैं जो फिक्स हैं, इतना परसेंट का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो, मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं ना जहाँ पे आपको पता नहीं होता है पर आप उसके नाम से डरते हैं। वो मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो क्लियर थोड़ा करूँ ताकि समझ में आ जाए कि हाँ इस तरीके से होता है, ताकि आपको अगर नॉलेज रहेगा ना तो आपको अगर प्रॉफिट भी हो रहा है ना, अगर टैक्स पे नहीं करना चाहते हैं या कुछ ऐसा, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट करने का कोई चोरी नहीं होता है, वो सिर्फ नॉलेज होता है। नॉलेज पता होना चाहिए तभी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। छिपाना नहीं होता उसको, उसको नॉलेज होता है तभी वो सीए के पास आप जाते हैं, आप सीएस के पास जाते हैं, वो एडजस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होता है। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं करते जो आपसे हाइड करके आपको छिपा के कोशिश करते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको बोलेंगे? तो सिंपल सा चीज़ है, इसको देखो ज़्यादा घुमाने का नहीं, सिंपल समझो कि अगर आपने कोई शेयर पे बाय किया है और वो बाइंग करने के बाद जब उसको होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीरियड सपोज़ कि 1 साल से अंदर का है, सपोज़ 1 दिन में कर दिया, 2 दिन में कर दिया, 10 दिन में कर दिया, जितना भी, पर 1 साल के कम का अगर होल्डिंग पीरियड है, मतलब बाय आज किया और 9 महीने में, 10 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने कंप्लीट नहीं हुआ और उसके पहले अगर आपने उसको सेल कर दिया, अगर 1 साल का ड्यूरेशन के अंदर आ रहा है तो ये माना जाएगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसमें जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पर यही चीज़ें अगर 1 साल के बाद अगर आपने उसको सेल किया, 1 साल के बाद अगर आप पोजीशन को एग्ज़िट करते हैं, तो वो माना जाएगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। क्यों मैं बार-बार बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्यों मैं बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसका रीज़न है। सबसे पहली बात इसीलिए क्योंकि सबसे पहले इसका नेचर जानना पड़ता है कि ये जो गेन हुआ है ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। क्योंकि जब तक ये नहीं पता रहेगा आप उसका रेट नहीं फिक्स कर पाओगे कि कितने परसेंट पे आपको टैक्स पे करना है। क्यों? क्योंकि रेट इनका अलग-अलग है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट कितना है? 15%, फ्लैट 15% आपको टैक्स पे करना होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। इसमें कोई एग्जम्पशन है क्या? नहीं है। आपको क्यों नहीं है, कैसे है, वो मैं आपको आगे बात करूँगा। दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल उसी को बोलेंगे जो जिसकी गेन, जिसका होल्डिंग पीरियड मैं बार बार बोल रहा हूँ, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज़्यादा का हुआ हो। 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अगर होल्डिंग पीरियड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसमें जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? 10%। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ कि मैं काम करूँ, मैं अभी अगर मैं इसको बेच देता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्रेडर तो अगर आप हैं तो वही कहलाएंगे जो आप डेली बाय सेल कर रहे हैं या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कर रहे हैं, उसकी मैं अभी बाद में बात करूँगा। मैं इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में अगर आप सेल करते हैं तो बेटर ये है कि आप उसको कोशिश कीजिए कि 1 साल बाद आप उसको सेल करें, तो सीधा सीधा 5% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि आप अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आते हैं तो सीधा आपको 15% का एक टैक्स पे करना पड़ेगा। बट ये चीज़ें अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाते हैं तो आपको पे करना कितना पड़ेगा? सिर्फ 10%। और उसके भी आप बहुत सारे क्लोजेज हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स लगता है वो 15% लगता है, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर होता है तो उसका 10% लगता है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब मैं आगे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ जिसके थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली ये कैलकुलेशंस किस तरह से होता है। अब आपके दिमाग में पता है क्या एक कन्फ्यूजन होता है? वो कन्फ्यूजन ये आता है कि सपोज़ कि मैंने बीच-बीच में 20,000 कमाया, कभी 1 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाया, तो क्या इसका सीधा-सीधा 15% मैं हर साल गवर्नमेंट को पे कर दूँगा? ऐसा नहीं होगा। आपको भी पता है जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको पता होगा कि जो आपका इनकम होता है उससे आप एक्सपेंसेस, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसेस होती है, उस एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद जो नेट अमाउंट बचता है, ग्रॉस इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नेट अमाउंट की, नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, नेट इनकम की बात कर रहा हूँ। आप उसी पे टैक्स पे करते हैं। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ही आप टैक्स पे करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से होगा कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगा?
किस तरह का एडजस्टमेंट है वो अगर समझता हूँ। सपोज कि एक मैंने एग्जांपल कुछ लिख रखा है कि जैसे एसबीआई को मैंने 3 अक्टूबर 2025 अभी चल रहा है ये 2025 का, 3 अक्टूबर 2025 को मैंने बाय किया था एसबीआई को। क्वांटिटी कितने से बाय किया था? 720 रुपये से बाय किया था। रेट डिफर है शेयर मार्केट का, एक्चुअल जो उसका शेयर प्राइस है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिया हूँ। आप कोई से भी शेयर कर ले सकते हो क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने यहाँ से बाय किया 3 अक्टूबर को, 720 रुपये से उसको बाय किया। क्वांटिटी मेरा कितना था? 1000 क्वांटिटी। आज मैंने बाय कर लिया और उसको होल्ड करके रखा हूँ। दूसरा एक और लिया था एचडीएफसी का, उसको भी सेम आज के डेट में 3 तारीख को मैंने बाय किया और उसको किस रेट से मैंने किया था? 1100 रुपये से, 1100 रुपये से बाय किया। और उसकी भी क्वांटिटी कितनी थी? उसकी भी क्वांटिटी सेम थी, 1000 क्वांटिटी। मैंने एक और शेयर लिया था जो एसबीआई कार्ड था, उसका लिया, उसको 749 से बाय किया, सेम क्वांटिटी 1000। अब ये तो बाय हो गया, होल्ड कर लिया। अब इसको मैं 2-3 चीज़ें अब निकालना पड़ेगा कि बाय किया तो सेल कब किया, जिससे ये हमें पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। समझिए, तो सबसे पहले उसको मुझे डेट एक पता होना चाहिए कि मैंने सेल कब किया। अब सपोज़ कि इसको मैंने 6 जून 2026 को, 25 में मैंने बाय किया था, 6 जून 2026 को मैंने इसको सेल कर दिया। ये सारे शेयर्स, तीनों शेयर जो मैंने 3 अक्टूबर को लिया था वो सारे 6 जून 2026 को मैंने सेल कर दिया। तो एसबीआई का जो मैंने 720 रुपये से बाय किया था उसको मैंने बेच दिया 759 में, और जो मैंने एचडीएफसी 1100 रुपये से लिया था वो 1170 में बेच दिया। मैंने एसबीआई कार्ड लिया था 749 से, उसको 760 में बेच दिया। क्वांटिटी सेम है, 1000 लिया था, 1000 बेच दिया, बाइंग सेलिंग हो गया, ट्रांजेक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें क्या तय करना है कि ये जो ड्यूरेशन होल्डिंग पीरियड है वो होल्डिंग पीरियड कितना है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि अगर मैंने अक्टूबर से लेकर जून तक का अगर होल्ड किया है, डेट भी 3 तारीख से लेकर 6 जून तक किया है, तो यहाँ पे अप्रोक्स जो होल्डिंग पीरियड आ रहा है वो 8 महीने का आ रहा है। मतलब 8 महीना है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टैक्स लगेगा ये कौन सा लगेगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर है? 15%, एग्जैक्टली 15% लगेगा। पर अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि 15% मतलब जितना प्रॉफिट हुआ उसका पूरा नहीं, मैंने बोला था ना एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट कैसे होगा? आपका जो मैंने सबसे पहले जो मैंने बाय किया था 720 से 759 में बेचा उसको, तो उसमें प्रॉफिट हुआ। मुझे उसमें हुआ प्रॉफिट कितने का? अब वो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि टोटल जो प्रॉफिट हुआ है तीनों में, दो में देखो प्रॉफिट हुआ है, एक में लॉस हुआ है। लॉस किस में हुआ है? लॉस हुआ है जैसे कि मैंने 1100 रुपये में बेचा था एचडीएफसी वाला और ख़रीदा था और उसको बेच दिया था 1070 में, तो यहाँ 30 पॉइंट का लॉस हुआ। मतलब यहाँ का टोटल मुझे 30,000 रुपये का लॉस हुआ। और जो प्रॉफिट हुआ है एसबीआई में और एसबीआई कार्ड में, वो टोटल प्रॉफिट हुआ है 39,000 रुपीज़ का। 39,000 का प्रॉफिट हुआ है और एट द सेम टाइम मुझे 11,000 का नुकसान भी हुआ है। तो अब ये टोटल जो नुकसान और प्रॉफिट हुआ है ना, इसको आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। नहीं देखो, 39,000 तो आपको उसी में हो गया था, किसमें? ये इसमें जो एसबीआई है उसमें हो गया था। तो आपको टोटल मतलब बेसिकली क्या है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ, 30,000 का नुकसान हुआ। जो नेट जो बचा है वो क्या है? 20,000 बचा है, क्योंकि लॉस तो एडजस्ट करने पड़ेंगे आपको। तो 50,000 में से अगर मैं उसको 30,000 को नुकसान हो गया तो मेरा कितना टोटल बचा? कितना? 25,000। अब जो 20,000 रुपये 20,000 जो बचा है ना, इस पर अब टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो हमने क्या किया, सबसे पहले कैलकुलेशन क्या किया, एक ड्यूरेशन के हिसाब से हमने ये तय किया कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। पता चल गया कि मैं 8 महीने का होल्डिंग है, मतलब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मतलब अब आपको यहाँ पे क्लियर है कि 15% तो लगेगा। अब क्या किया, दूसरा चीज़ें मैंने जो भी जितने भी शेयर, ये तो मैंने 3 शेयर केवल लिया। अब लाखों शेयर हो सकते हैं, हज़ारों हो सकते हैं, या फिर 3 ही हो सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि उतना क्वांटिटी में हो, उतने सारे ट्रांजेक्शन्स हो, बट जितने भी होंगे उसका टोटल निकाला जाएगा, जितना प्रॉफिट हुआ और जितना नुकसान हुआ उसको एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा, मैं गेन की बात कर रहा हूँ, लॉस में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, अच्छी चीज़ ये है कि जब हम ट्रेड करते हैं ब्रोकरेज वाला पे करना पड़ता है, एसटीटी पे करने पड़ते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होता है। जितना ट्रांजैक्शन होता है हर ट्रांजैक्शन पे आपको पे करना होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको प्रॉफिट में ही टैक्स पे करना है। तो जिस किसी के डाउट होंगे कि क्या मुझे ये जितना ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ अगर लॉस हुआ तो भी मुझे पे करना पड़ेगा क्या, या फिर केवल प्रॉफिट वाले में पे करना पड़ेगा क्या, लॉस वाले में नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। एडजस्ट करने के बाद अगर आपका नेट प्रॉफिट में होता है और वो 1 साल के अंदर का रहता है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में
15% लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं 20,000 का अगर मैं 15% निकालूंगा तो कितना हो रहा है 3,000। ये 3,000 पे करना पड़ेगा। ये कब पे करना पड़ेगा आपको भी पता है, जब आप ITR फाइल करेंगे उस टाइम पे ये इनकम आपका शो होगा, वहाँ पे आपका CA कैलकुलेट करके 3,000 रुपया पे करेगा आपके नाम पर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो ट्रेड मैं कर रहा हूँ ये सिर्फ कैश में होगा, फ्यूचर में होगा, ऑप्शन में होगा, इंडेक्स में होगा, किस में होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर ये ट्रांजैक्शंस अगर जो आप ट्रेड कर रहे हैं ये अगर आप कैश में करते हैं तो ही ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होता है। अगर आप कैश के अलावा, कैश सेगमेंट के अलावा फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, करेंसी, किसी भी तरह का और जो दूसरे चीज़ें हैं, डेरिवेटिव्स, बेसिकली जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, कॉल पुट जो भी हो, उससे जो इनकम होता है, वो जो इनकम होता है उसको हम बिजनेस इनकम कहते हैं। वो जो इनकम है वो क्या है? बिजनेस इनकम। और ये सीधा सीधा आपके बिजनेस इनकम है। जैसे कि आपको पता है कि आपको ऐसा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ तो मैं तो सिर्फ जॉब कर रहा हूँ, मेरा तो बिजनेस इनकम है नहीं। पर अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, या फिर अगर आप ट्रेड इस तरीके से करते हो तो आपका भी ये जो इनकम होगा ये बिजनेस इनकम में काउंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जो बिजनेस इनकम अगर है मेरा ये, तो इसमें क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहली बात, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल इसमें नहीं होगा। ये सीधा सीधा बिजनेस इनकम है। आप चाहे आज ही बाय किया, आज सेल कर दिया, आप क्योंकि रीज़न है ना, अगर आप कभी डेरिवेटिव्स को अगर आप बाय करते हो, डेरिवेटिव चाहे फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, कुछ भी हो, तो आप कभी भी 1 साल तो होल्ड कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपको पता है, क्योंकि वो उसकी एक्सपायरी होती है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो स्ट्राइक प्राइस जो आप चूज करते हो, जिसके बेसिस पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक ड्यूरेशन में होता है, या तो वीकली होगा या मंथली होगा, जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का रहता है, एक क्वार्टरली बेसिस पे रहता है। तो जो भी एक्सपायरी वो 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो आपको पता है कि वो कभी भी 1 साल का हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। तो दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ कैश में, कैश जिसको हम इक्विटी कहते हैं। अगर आप इक्विटी में, इसीलिए मैंने बोला कि जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उसकी, ट्रेडर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ। एक और चीज़ आगे पॉइंट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर वो बाद में। अभी थोड़ा एक सीरियल वाइज चलते हैं। तो आपको वहाँ पे जो, आप अगर डेरिवेटिव्स में किसी तरह का कोई इनकम करते हैं, चाहे वो फ्यूचर हो या ऑप्शन हो, वहाँ पे आपका जो भी इनकम होगा वो सीधा सीधा वो इनकम बिजनेस इनकम में माना जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिजनेस इनकम में अगर वो माना जाएगा तो उसमें टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? तो सीधा है, उसमें जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो आपका स्लैब के हिसाब से होगा। जो भी टोटल इनकम होगा, जो आपका स्लैब रेट चल रहा है, आप अगर मैन है, वुमेन है, आप किसी तरह का जो भी एज वाला, जो भी जितना आपका इनकम है, जो स्लैब है, वो स्लैब में ही आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, और वो स्लैब के हिसाब से होगा। 5% है, 20% है, 30% है, उसी के हिसाब से होगा। मतलब ये सीधा सीधा ये बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो एक तो क्लियर समझ में आ गया कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी फ्यूचर में या ऑप्शन में अगर ट्रेड करता हूँ तो वो जो मेरा इनकम होगा वो कैपिटल गेन नहीं होगा, वो सीधा एक बिजनेस इनकम होगा। बिजनेस इनकम होगा तो इसीलिए उसका जो भी होगा वो सारी चीज़ें किस में होगा? वो बिजनेस इनकम के स्लैब रेट जो होता है, स्लैब रेट के हिसाब से आपका कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे ना 2 तरह का टाइप होते हैं, टाइप ऑफ बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम भी 2 तरह के होते हैं। अब कंफ्यूज मत होना, पहले तो आपको क्लियर हो गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है ये सिर्फ उनके लिए है जो कैश में ट्रांजैक्शंस करते हैं, और वो भी कैश में उनके लिए जो होल्ड करके काम करते हैं, मतलब इन्वेस्टर, बेसिकली इन्वेस्टर। और इन्वेस्टर आप ट्रेडर भी बोल सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, बट ज़्यादातर इन्वेस्टर्स। अब उसमें आपको तय करना है कि वो 1 साल का है या 1 साल से ज़्यादा का, तो उसके हिसाब से वो कैलकुलेट हो जाएगा टैक्स। अब दूसरा मैंने बताया कि एफ जो है, एफ या तो फ्यूचर ऑप्शन बात कर रहा हूँ या डेरिवेटिव्स कुछ भी, इसमें जो भी इनकम हो रहा है ये सीधा सीधा कौन सा इनकम माना जा रहा है? ये बिजनेस इनकम माना है। अब बिजनेस इनकम भी 2 तरह का बिजनेस इनकम है। पहला जो होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम होता है, और दूसरा होता है वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है। स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको हम बोलते हैं जो इंट्राडे इक्विटी में, जो इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सेम डे पे बाय सेल करते हैं। सेम डे पे बाय सेल करते हैं, मतलब बाय किया और सेम डे पे उसको सेल कर दिया, उसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस कहते हैं। और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस उसको कहेंगे जो, जैसे एफ है, एफ में है जो स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, या स्टॉक का ऑप्शन है या फिर इंडेक्स का ऑप्शन है, कोई भी है, डेरिवेटिव से। इवन इफ सेम डे पे भी अगर हो रहा है ना, मतलब डेरिवेटिव अगर है और वो सेम डे पे हो रहा है, तो भी वो स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं होगा, वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस होगा। बट अगर वो कैश में है, कैश का अगर सेम डे पे बाय सेल हो रहा है, तो वो कौन सा माना जाएगा? वो स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा।
अब मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका आगे थोड़ा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये क्वेश्चन है कि क्या ये एक्सपेंसेस जो है, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी एक्सपेंसेस होगा, क्या ये एक्सपेंसेस बिजनेस इनकम में अलाउड होगा क्या? देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज मत होना, क्लियर होना। बिजनेस इनकम आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम है तो ठीक है, बट ये क्या बिजनेस इनकम में आपको पता है कि जो एक्सपेंस हो रहा है वो क्या वो एडजस्ट होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे किस तरह का एक्सपेंसेस एडजस्ट होगा? तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपका ब्रोकरेज लगा है, इंटरेस्ट लगा है, सपोज़ कि आप रिसर्च के लिए कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका आप पे करते हैं, वो भी एडजस्ट होगा। अगर आप डीमैट अकाउंट का कोई चार्ज पे करते हैं, जैसे कि आप एएमसी वगैरह देते हैं या कोई अकाउंट ओपन करवाने में या किसी तरह का कोई डीमैट अकाउंट हैंडलिंग का, अगर कोई मतलब डीमैट अकाउंट का अगर कोई चार्ज पे कर रहे हैं, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जैसे लैपटॉप लिया आपने, डाटा सब्सक्राइब किया, कोई डेटा अगर आपने लिया, ऑफिस रेंट पे किया आपने, किसी तरह का, जो इसके लिए बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस लेके और वो ट्रेड करते हैं, वो इन चीज़ों को प्रॉपरली ट्रेड करते हैं, तो ये जो भी खर्चे हैं ना, ये खर्चे सब सारे इस इनकम में माइनस होगा, इस इनकम से माइनस होगा। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात कि एक्सपेंसेस, क्या ये एक्सपेंसेस अलाउड है यहाँ पे कि एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, उसको अलाउ है। तो जो भी टोटल आपका प्रॉफिट होगा, टोटल जो रिसिप्ट होगा, उसमें से माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस को, तो जो भी हमारा उसके बाद जो नेट रहेगा उसी पे हमारा ये टैक्स स्लैब के हिसाब से ये हो जाएगा। अब एक और पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, कैरी फॉरवर्ड रूल्स यहाँ पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए, कैरी फॉरवर्ड के बारे में आप लोग कितने लोग हैं जो जानते हैं? कैरी फॉरवर्ड जो आप लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे, जो कॉमर्स से पढ़े होंगे या कोई थोड़ा बहुत जानते होंगे, उन लोगों ने तो सुना होगा कि कैरी फॉरवर्ड कुछ चीज़ होती है। आपको डेट भी शायद कुछ पता हो, 4 साल 8 साल ऐसे कुछ होता है, इतने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैसे होता है, कितना टाइम के लिए होता है, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत बताऊंगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, पर हाँ कैरी फॉरवर्ड होता है। अब यहाँ पे जो टाइप हैं, जो चीज़ें हैं, वो किस तरह का इनकम है और कैसे हैं, उसको मैं एक टेबल में बता देता हूँ। पहली बात कैटेगरी, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसमें ये जो नॉर्मल स्लैब रेट है, जो उसका 15% या फिर 10%, वो इसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। अब दूसरा अगर जो मैं बात करूँ कि टैक्स रेट जो है, वो टैक्स रेट कितना, 10% 15% होता है एज पर स्लैब। अगर मैं स्लैब में जाते हूँ, अगर बिजनेस इनकम होता है तो बिजनेस इनकम 5% होगा या फिर 30% तक होगा, जितना भी आपका इनकम होगा उसके हिसाब से। एक्सपेंसेस जो डिडक्शन है एक्सपेंसेस का, अगर आप कैपिटल गेन करते हैं तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई इनकम यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे अलाउड है। अब यहाँ पे अगर मैं एक बोलता हूँ कैरी फॉरवर्ड की अगर मैं बात करूँ, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी एक रूल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी रूल है कि उसमें भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने टाइम से होगा, किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, ये सारी चीज़ें आपको जब आप कैरी फॉरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अगर बोलेंगे कि मुझे कैरी फॉरवर्ड के बारे में बताइए, आप उसके बारे में डिटेल, तो मैं उसके नेक्स्ट वीडियो सेपरेट बनाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका जो बिजनेस इनकम हो रहा है, जैसे कि एफएनओ में हो रहा है, डेरिवेटिव्स बेसिकली, तो डेरिवेटिव्स में जो इनकम हो रहा है और जो एक्सपेंसेस हो रहा है, इसका कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है और इसमें जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 8 ईयर्स तक होगा, 8 साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड का कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे होना है। पर आपको एक और चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड है वो कितने रुपये तक का, क्या चीज़ें होता है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएगा। पर ये मुझे लगता है कि कैरी फॉरवर्ड का अलग से अगर आपको टॉपिक करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अभी मैं आपको घुमाऊंगा ना तो वो समझ में नहीं आएगा, वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा बहुत सारी। तो अभी तो आपको बेसिक चीज़ें आपको समझना चाहिए कि जहाँ पर आपको ईजिली समझ में आ जाए। ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर मैं करूँगा तो आप बहुत ज़्यादा होच-पोच हो जाओगे। तो चलो अभी मैं आपको ना एक बार समरी एक बार कर देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और क्या हम लोग इसे समझेंगे। सबसे पहली बात कि मैं उन टैक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो आप ट्रेड करते हैं उस टाइम जो ब्रोकरेज या फिर एसटीटी वगैरह टैक्स पे करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो आप जो पे करते हैं वो पे करते हैं। मैं बात उसकी कर रहा हूँ कि जो आप ट्रेड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ट्रेड करने के बाद जो प्रॉफिट होता है 1 साल तक ड्यूरेशन में जो भी आप काम करते हैं शेयर मार्केट में, तो वो ड्यूरेशन के बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, तो उस प्रॉफिट पे क्या टैक्स पे करने पड़ते हैं, कितना टैक्स पे करना है, मैं उसी के बारे में आज बात कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो आप सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जो आप होल्ड किया आपने, वो होल्डिंग पीरियड कितना था,
वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अकॉर्डिंग था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मैंने आपको पहले बता दिया कि वो 1 साल से अंदर का होल्डिंग पीरियड अगर होता है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और अगर वही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होगा, जब 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का होल्डिंग पीरियड होगा। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये किसके लिए हो रहा है? ये सिर्फ कैश सेगमेंट के लिए हो रहा है। अगर आप ये कैश के अलावा, कैश को बहुत सारे कैश को हम लोग इक्विटी भी बोलते हैं, इक्विटी कैश या इक्विटी दोनों में से कुछ भी बोलो। अगर आप इस पे ट्रेड करते हैं और इसको आप होल्ड करने के, होल्डिंग जैसे आप इन्वेस्टर हैं तो उसके हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि वो कितने दिन तक होल्ड कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ये शॉर्ट टर्म कैपिटल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। हाँ, इसके अलावा अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बिल्कुल वो नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस है और ये सीधा सीधा आपका स्लैब रेट पे होगा। मतलब जो भी आपका स्लैब रेट चल रहा है अभी के डेट पे 26 में, 25-26 में जो भी रेट स्लैब रेट है वो इसी के हिसाब से होगा, क्योंकि ये इनकम जो है ये आपका इनकम कैपिटल गेन नहीं है, ये आपका इनकम बिजनेस इनकम है। तो बिजनेस इनकम उसी के हिसाब से होता है। क्या इसमें कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस में कैरी फॉरवर्ड कितना होता है? 8 साल का होता है। अब कैरी फॉरवर्ड में अगर मैं आपको कंफ्यूज किया ना, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट भी होता है। इसमें कैरी फॉरवर्ड सिर्फ प्रॉफिट का नहीं होता। ये होता है ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो किससे कैरी फॉरवर्ड होगा, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कुछ चीज़ें जो सिर्फ उसी से होती है। तो ये आपको जब मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी सिर्फ मैं इतनी बताना चाह रहा हूँ। तो अब आप बताइए कि आपको इसके बारे में कितना पता था? क्या आप जानते थे ये चीज़ें? बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग जानते होंगे, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको नहीं पता होगा। और क्या होता है ना कि कन्फ्यूजन होता है कि जब आपको नहीं पता होता है ना और सिर्फ आप ही टैक्स 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 सुनते हैं ना कि यार स्लैब आपको सीधा सीधा आपको फ्लैट इतना % लगता है, आपको तो सीधा, कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं कि इसमें तो सीधा सीधा 30% दे देना पड़ता है, इसमें 40%, इसमें 10%। तो क्या होता है ना कि जब आपको पता नहीं होता तो आप कन्फ्यूज होते हैं और आपको लगता है कि यार जो बिज़नेस भी कर रहा हूँ ना, जो इनकम हो रहा है मेरा वो पता नहीं एक टाइम पे तो सब दे देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। आप पहले समझेंगे तो आप नेचर ऑफ बिज़नेस को समझेंगे ना तो आप उसको सही तरीके से काम कर पाएंगे। ज़रूरी थोड़ी कि उसी तरीके से काम करना है, क्योंकि आपको सारे, देखो गवर्नमेंट जो आपका टैक्स जो लेती है ना गवर्नमेंट, ये ऐसे नहीं करती कि आपको सारी चीज़ें, आपको नॉलेज अगर आपके पास है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, आप उसको सही कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद जो अगर आपको बचता है तो मुझे लगता है पे करना चाहिए, उसमें कोई बुरा नहीं है। पर अगर आपको एडजस्टमेंट आता है, अगर आपको नॉलेज पता है, आपको सेक्शंस पता हैं, आपको टैक्स का सेक्शन पता है, तो आपको उसमें एडजस्ट करना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको ये टैक्सेशन का क्यों टॉपिक चूज़ किया पता है? क्योंकि आप मानो या ना मानो, भले आपको लगता होगा कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, मुझे बिज़नेस को कोई लेने देने नहीं है, मैं तो जॉब करता हूँ, सीधा-सीधा जानता हूँ कि ये मेरा इनकम हो रहा है, इतना स्लैब हो रहा है, इतना टैक्स पे कर रहा हूँ। अभी जब आपको डिस्कशन किया, मैंने इस टॉपिक के बारे में बात किया, तो आपको पता चला कि आप जाने-अनजाने में आप बिज़नेस में कर रहे हैं। आप सिर्फ़ एक जॉब नहीं कर रहे हैं या सिर्फ़ आप एक स्टूडेंट नहीं हैं। आप एक बिज़नेस भी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे जो इनकम हो रहा है, क्योंकि साफ इसमें दिया हुआ है कि जो इनकम हो रहा है, जो डेरिवेटिव से हो रही है, वो सीधा-सीधा वो कौन-सा इनकम है? वो बिज़नेस इनकम है। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बिज़नेस कर रहे हैं या जो भी करें या नहीं करें, मुझे लगता है कि जिस फ़ील्ड में आप हैं ना, उसके बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आपको जानना चाहिए, आपको और ज़्यादा इससे पढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको एक समरी छोटा-छोटा चीज़ें बताया, आप इसको डिटेल में आपको जानना चाहिए। देखो, टैक्स के बारे में जानना, आपको लॉ के बारे में जानना है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना, मुझे लगता है कि गलत नहीं है। वो जितना जानेंगे आप उतना अवेयर होंगे और आप ये जो अफ़वाहें जो होती हैं ना, जो गलत अफ़वाहें होती हैं, उनसे आपको डर नहीं लगेगा। आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कैसे कैलकुलेशन करना है, कितना लगेगा, आपको सब पता है। तो अगर जब ये चीज़ पता होगा तो आप कभी भी उससे डरेंगे नहीं। तो मेरा आज का जो मोटिव था इसको बनाने का, वो इसी चीज़ के लिए था, ताकि आपको इसके बारे में पता हो, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। लगता है टैक्सेशन कुछ वर्ड अलग है, मैं आपको कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके काम का चीज़ है। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, आप ये चीज़ें आपको बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आप ट्रेडर भी हैं तो आपके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है। बाकी आप बताइए कि आप इन्वेस्टर ज़्यादा बेटर अपने आप को फील करते हैं या ट्रेडर्स? ट्रेडर और इन्वेस्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और सबसे ज़्यादा फ़र्क होता है उसका सोच का। तो ये आपको बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का, किसी टॉपिक पे, किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, अगर आपको लगता है कि इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है, अगर आपको कुछ उसके कोई भी टॉपिक हो, आप मुझे बताइए, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके बारे में और कोशिश करूँगा उसको मैं जितना ज़्यादा एलिब्रेट कर सकूँ। आप जिस तरह से कमेंट मुझे करेंगे उसके हिसाब से मैं उसको बनाते जाऊँगा। थैंक यू।